everyone. Last time we solved the 2025 paper, and in that I demonstrated how I approached the paper. This time we are going to solve 2024 paper, and this paper I have given in exam hall. So just to give you a brief context, 2023 was the paper I cleared my prelims for the first time, and in 2024 I cleared the prelims with not only clearing the CSE cutoff but forest cutoff as well. So this paper, I am going to use the answer key of UPSC. So official answer key is included in that, and we'll see how I approach this paper. So let's begin. Firstly, a brief reminder of the iterations. In the exam hall, I solved this paper in 2 iterations. Okay. So in these 2 iterations, in the first one, I did all the questions on the basis of knowledge plus logic. Okay. So whatever I could solve in the first go, है ना, पहली बार पढ़ते ही जो क्वेश्चन समझ में आ गए कि हाँ इसका आंसर ये है, चाहे वो नॉलेज के बेसिस पे या फिर कोई भी सॉर्ट ऑफ एलिमिनेशन करके मेरे को आ गया आंसर, तो आई विल मार्क इट देन एंड देयर, मतलब आई विल फाइनलाइज द आंसर, एंड इन द सेकंड आइटरेशन आई विल गो बाय द क्वेश्चंस जहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट है, मतलब 50-50 वाले क्वेश्चंस या फिर जो 3:1 में मुझे आते हैं, दैट आई नो ओनली वन स्टेटमेंट या थोड़ा सा हिंट है, तो ये सेकंड आइटरेशन में. तो आई सॉल्व द पेपर इन 2 आइटरेशंस. नाउ लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन पेपर जब स्टार्ट होता है, वन मोर थिंग, आई यूज टू टेक अ मोमेंट जस्ट टू हैव अ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, है ना, फॉर 5 to 7 सेकेंड्स ओनली, एंड देन वो पेपर फ्लिप करना स्टार्ट की, हाँ पेपर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कैसा है, एंड देन आई यूज टू सॉल्व विद क्वेश्चन नंबर 1. तो लेट्स सी, यहाँ पे ये सेट में ज्योग्राफी से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इफ यू सी, करेक्ट पूछा है. सेम फॉर्मेट में हम क्वेश्चंस देखेंगे. मैं ऐसे ही देखती थी, पहले क्वेश्चन देखा, देन आपने फिर स्टेटमेंट्स देखे ऐसे. तो करेक्ट पूछा है स्टेटमेंट 1. यहाँ पे एटमॉस्फेयर की बात हुई. एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. वी नो बेस्ड ऑन आवर स्टैटिक नॉलेज कि ये गलत है. ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ज्यादा हीटअप होता है. ओके, देन जैसे ही हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होता है, हमारा आंसर आ जाता है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. फाइन. तो सेकंड को एज सच पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी. वन गो में दिस क्वेश्चन इज डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हियर अगेन करेक्ट पूछा है. स्टेटमेंट 1 इज थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स. वी नो स्टैटिक. करेक्ट. एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट्स. दिस इज ऑल्सो फाइन. और यहाँ पे ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन भी कर रही है स्टेटमेंट 1 को. ओके, तो ये भी हमारा स्टैटिक नॉलेज से हो गया. ज्योग्राफी का बेसिक्स किसी ने भी पढ़े हैं तो ये आंसर आराम से आ जाएगा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस. अब यहाँ पे आई डोंट नो दिस आंसर बेस्ड ऑन माई नॉलेज, बट ये आप जब ऑप्शंस पढ़ रहे हो ना, यहाँ पे 1 2 3 4, इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा जिसे हम निगेट कर सकते हैं. ठीक है, इनमें से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जिसको हम सोच लें कि ये नहीं निकलता होगा, है ना. प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस में नहीं आएगा. सो इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट, मैंने ऑल 4 मार्क किया एंड आई डिड इट. एंड ये जो मार्किंग्स आपको दिख रहे हैं ना, सिंगल टिक, इसका मतलब है ये मैंने फर्स्ट राउंड में किया है. ठीक है, तो आई यूज्ड टू मार्क लाइक दैट ओनली. नाउ क्वेश्चन 4, यहाँ पे करेक्ट इन्फरेंस पूछा है या इन्फ्रेंसेस पूछे फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स. आइसोथर्म्स पे क्वेश्चन आया 24 में, और आपने देखा था 25 वाले पेपर में आइसोथर्म्स पे क्वेश्चन आया था. तो ऐसे थीम्स आप देख रहे हो कैसे रिपीट हो रहे हैं. थीम कह लो, टॉपिक कह लो, आइसोथर्म्स पे रिपीट हो गया एग्जैक्टली. तो अगर आपने ये वाला भी सॉल्व किया था तो आपका वो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा प्रोबेबली. ठीक है, तो आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ, अगेन वही मैप बेस्ड क्वेश्चन. मैप बेस्ड आपका ये स्टेटमेंट इज राइट. और जो सेकेंड यहाँ पे स्टेटमेंट है, इसमें द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स गल्फ स्ट्रीम. अब यहाँ पे द मोमेंट आई रेड कोल्ड ओशन करंट्स और गल्फ स्ट्रीम, यहीं पे मुझे लग गया कि ये गलत है, बिकॉज वो वार्म ओशन करंट्स में आता है. तो बस ये वार्म होने की वजह से यहाँ पे मतलब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ऑल्दो द होल स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ 2-3 रीजंस, बट यहाँ पे आपने तुरंत आइडेंटिफाई किया और आप आगे बढ़ गए.
ये मैं क्यों बता रही हूँ कि आप अपना टाइम कैसे सेव करते हो एग्जाम हॉल में। आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट ऑन योर प्रिपरेशन। ठीक है? मुझे पता है कि ये नहीं है, मारा, मार्क किया, आगे बढ़े। ओके? फिफ्थ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड? इस क्वेश्चन को अब मे बी किसी को जिसको नहीं आता वो उसको डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट आपको यहाँ पे कंट्रीज दे दिए हैं। नो लॉजिक कैन बी अप्लाइड हियर। ओके, यू नीड कुछ तो बेसिक इंफॉर्मेशन, एंड दैट टू यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। तो कोकोआ प्रोड्यूसर्स की यहाँ पे जैसे ही बात हुई, बिकॉज आई रेड दिस, वन सेकेंड, आई रेड दिस इन द पेपर। मैंने ये पेपर में कवर किया था, न्यूज़पेपर में, तो मुझे घाना याद था। ठीक है? जैसे ही कोकोआ प्रोडक्शन की बात आई, तो कोकोआ से रिलेटेड आई रिमेंबर्ड घाना है। इस पूरे ऑप्शन में घाना सिर्फ इसमें है। ठीक है? एक तो ये तरीका है। दूसरा दूसरा ये भी होता है, लोगों को लगता है कि इतना स्पेसिफिक यहाँ पे जो मार्किंग दी है, ये जो देख रहे हो आप इस तरह से स्पेलिंग्स लिखना, ये कोई राइट स्टेटमेंट का हो सकता है, इस वजह से लिखा हो। ओके, तो ऑल्दो मैंने इसको प्योरली अपने नॉलेज बेसिस पे किया था, दिस कुड बी अनदर ऑप्शन फॉर यू अगर आप चाहते हो इस तरह का रिस्क लेना, बट ओनली एट द लास्ट आइटरेशन। ठीक है? तो ये मैंने फर्स्ट गो में हो गया उस टाइम पे मेरा। सो आई गॉट लकी कि वही आ गया जो मैंने पढ़ा था, एंड आई वाज एबल टू रिकॉल एट दैट मोमेंट। ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 6, with reference to the Himalayan rivers joining the Ganga downstream. Again, ये क्वेश्चन देख के भी आई वॉज अ बिट हैप्पी। मेरा सेट कोई दूसरा था, उसमें ये क्वेश्चंस जल्दी नहीं आए थे, वो लेट में आए थे। बट इस क्वेश्चन को भी देख के मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि मॉर्निंग में ही मैंने ये गोमती, मतलब गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज को एक बार सीक्वेंस में देखा था कि एग्जैक्ट सीक्वेंस में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो मैंने गंगा का देखा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ऑल रिवर्स सारी मैंने बस ऐसे, क्योंकि सुबह के टाइम पे बहुत आप ऐसे अजीब सा फील कर रहे होते हो, इट्स अलॉट लॉट ऑफ थिंग्स है ना कमिंग इन योर हेड। तो उससे बेटर है कि मैं कुछ यूटिलाइज कर लूँ उसको कुछ अच्छे डायरेक्शन में, तो मैं देख लेती थी ऐसे मैप्स वगैरह के क्वेश्चंस, चीजें। तो मैंने बस ये रिवाइज किया, ये आ गया, एंड आई गॉट इट करेक्ट। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट्स आ गई अगेन और करेक्ट पूछा है। तो रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, व्हिच इज राइट। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। नाउ यहाँ पे अगर हो सकता है शायद आपको, अगर बेसिक आपका अच्छा नहीं है या आपको रिकॉल नहीं हो रहा है, तो मे बी यू गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज टू, है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन बेसिक से वैसे आराम से हो जाएगा। तो तीनों ही स्टेटमेंट राइट है, 2 and 3 एक्सप्लेन्स 1। फाइन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, हियर अगेन मैप का क्वेश्चन है। नॉर्थ सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछे हैं। ठीक है? नॉर्थ सी की लोकेशन एग्जैक्टली आपके दिमाग में यहाँ पे आ जाएगी अगर आपने मैपिंग करी हुई है। ठीक है? वो एरिया ऐसा मार्क हो जाएगा, और यू नो कि आपका यहाँ पे नॉर्वे टच हो रहा है। ठीक है? रशिया तो अंदर साइड में है, तो वो नहीं होगा, है ना। जर्मनी इधर से आ जाएगा, ये नॉर्वे हो गया, इधर से जर्मनी हो गया, है ना। एंड फिनलैंड भी ऐसा थोड़ा सा आउट हो जाता है इधर। ओके, क्योंकि ये अलग रीजन आ जाता है फिर इधर। ये अगर बॉल्टिक सी यहाँ पे पूछते तो फिर आपका हो सकता था। ठीक है? नाउ ये क्वेश्चन हो गया आपका प्योरली बेस्ड ऑन नॉलेज। फिर 9th क्वेश्चन, हियर धुआंधार का मुझे पता था कि नर्मदा रिवर है। मालवा रीजन यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है, मालवा आपका डिफरेंट हो जाता है। तो ये फर्स्ट मुझे पता था। सेकंड आते हैं हुंद्रू फॉल्स। हुंद्रू फॉल्स एंड छोटा नागपुर रीजन, सुवर्णरेखा रिवर, यहाँ पे मुझे इन दोनों ही चीजों में कंफ्यूजन हो रही थी। तो आई मार्क्ड इट है ना क्वेश्चन रॉन्ग, मुझे नहीं ध्यान आ रहा। फिर गैरसोपा का भी। अब ये ऑप्शन देखिए आप कैसे हैं, 1 2 3 ये पेयर्स वाले हैं। तो यहाँ पे आई कैन नेवर बी श्योर, और इसमें कोई लॉजिक भी नहीं लगा सकती मैं, है ना। तो आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन, मैंने क्रॉस लगाया कि नहीं अटेम्प्ट करूंगी इस क्वेश्चन को, और नेक्स्ट पे आ गए 10th पे। यहाँ पे फिर ये टेबल वाले क्वेश्चन करेक्ट पूछा है। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, 3 चीजें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कई बार आप एक को सिर्फ पढ़ के दूसरा अगर नहीं पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने रीजन वहां पे मिस कर दिया, यहाँ पे मे बी यू नो दिस, मुझे नहीं पता था, मे बी आपको ये दोनों पता हो, बट आप ये धुआंधार
आपका नर्मदा सोच के और रीजन मिस आउट कर दो तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, तो ध्यान से पढ़ना है सारी चीज़ें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सेंट्रल एशिया रीजन, माउंटेन रेंज, टाइप ऑफ माउंटेन, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे कि फोल्ड माउंटेन्स के बारे में हम जनरली पढ़ते ही, मतलब सारे माउंटेन्स वैसे पढ़ते हैं, बट फोल्ड माउंटेन्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो थॉरली आते थे, तो उसने कहीं ना कहीं हेल्प करी इसको सॉल्व करने में। एंड थोड़ा सा मैपिंग, नाउ सेंट्रल एशिया रीजन में वॉजेज, ये सेंट्रल एशिया में पहली बात नहीं आता है, तो ये मुझे लेकिन थोड़ा डाउट था, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा था। बट देन जब यहाँ पे लिखा था टाइप ऑफ माउंटेन फोल्ड माउंटेन, तो आई रिमेम्बर कि फोल्ड माउंटेन की जो एग्जाम्पल्स मुझे पता है उसमें तो मैंने नहीं पढ़ा ये, तो दिस इज रॉन्ग। देन यूरोप में एल्प्स, वी नो दैट एल्प्स फोल्ड माउंटेन में हम पढ़ते हैं, तो अगेन रॉन्ग। फिर नॉर्थ अमेरिका एपलाचियंस फोल्ड माउंटेन, ठीक है, और ये सारा राइट है, हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में ये पढ़ते हैं। साउथ अमेरिका एंडीज यंग फोल्ड माउंटेन्स, तो दो यहाँ पे सही हो गए, ओनली टू इज द राइट, और मैंने इसे फर्स्ट गो में डन करके आई मूव्ड ऑन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हियर in the recent past which of the above have been constructed as green field projects, green field projects में कौन कौन से आए हैं? तो ये जो एयरपोर्ट्स हैं मैंने पढ़े, डोनी पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर, विजयवाड़ा, इसमें मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्यों कि शायद मैंने विजयवाड़ा डोनी पोलो किया है, बट मुझे श्योरिटी नहीं थी एंड देयर वाज नो पर्टिकुलर ऐसा ना गट फीलिंग जो लगती है कि नहीं बहुत अच्छे से याद आ रहा है, इंट्यूशन आ रही है, वो नहीं आ रही थी। सो आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन कि ठीक है सेकंड राउंड में मे भी देखेंगे अगर रिकॉल हो जाता है तो, बट देन फिर नहीं हुआ था मुझे एंड मैंने फिर इसे छोड़ दिया था। सी, सिर्फ सेकंड राउंड के लिए छोड़ा है, टिक नहीं मारा है, नहीं किया मैंने इस क्वेश्चन को, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विद रेफरेंस टू वाटर वेपर, करेक्ट पूछा है, स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अब इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड, बेसिक ज्योग्राफी क्वेश्चन, सही होना चाहिए ये। परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स, नहीं, तो ये बेसिक से हो गया, आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चंस हमें नहीं छोड़ने हैं, बहुत ही बेसिक वाले जो आते हैं, इनमें ट्राई करना है कि हम इसे अटेम्प्ट करें एंड दैट टू एक्यूरेटली अटेम्प्ट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहाँ पे क्लाइमेट पूछा है। अब देखो ये हमारे कैटेगराइजेशंस हो गए क्लाइमेट के, और स्टेटमेंट्स देखते हैं, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, ठीक है। अब मुझे ये पढ़ के याद आ रहा है इक्वेटोरियल, ओके, सबसे पहले, क्योंकि हम सबसे यूजली कॉमनली वो हम पढ़ते हैं इक्वेटोरियल के बारे में। देन प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, फाइन, इक्वेटोरियल में होता है। देन प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। यहाँ पे आई डिड अ मिस्टेक, मुझे पता नहीं क्यों लगा कि ये पढ़ने के बाद भी कि इक्वेटोरियल ही है एंड आई वेंट विद इट, तो यहाँ मेरा गलत हो गया, एक्चुअली इट्स मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन डिफरेंट हो जाती है और इक्वेटोरियल नहीं, ये फिर मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट हो जाता है, तो ये वाला मेरा गड़बड़ हो गया, मैंने फर्स्ट गो में ही किया था और ये मेरा गलत हो गया, ठीक है। नाउ तो आपने ध्यान से पढ़ना है ना, ऐसे क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं कि गलत ना हो, एटलीस्ट आप अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एक्यूरेटली करें। नाउ 14th question with reference to Coriolis force, correct पूछा है। Here again it increases with increase in wind velocity, it is maximum at the poles and is absent at the equator, so this I knew कि maximum at the poles है, absent होगी इक्वेटर पे, सभी पढ़ते हैं, मुझे क्या, सबको ही पता है ना। फर्स्ट वाला है increases with increase in wind velocity, आई ओवर थिंक इन दिस क्वेश्चन, और ओवर थिंकिंग की वजह से मैंने इसमें मार्क किया था 2 ओनली, ठीक है। वो मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या सोचा था, बट वो कुछ ओवर थिंक करके आई मार्क दिस रॉन्ग, तो ये वाला भी गलत हो गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, on June 21 every year which of the following latitudes experiences a sunlight of more than 12 hours, सनलाइट ज्यादा टाइम के लिए कहाँ कहाँ आ रही होती है, तो यू कैन इमेजिन आराम से, मतलब वैसे तो ये इजीली हो जाएगा, बट जस्ट इन केस यू फील तो थोड़ा सा टिल्टेड सी अर्थ ले लो, है ना, और आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो सनरेज यहाँ से, तो एक आपका आर्कटिक तो होगा ही और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी होगा ही, है ना। तो ये आपके यहाँ से 2 and 4 आंसर इजी हो गया, है ना, जो खैर वो भी इजी थे जो मैंने गलत किए, बट फाइन, कुछ क्वेश्चंस तो आपके गलत होंगे ही, एग्जाम हॉल में अलग प्रेशर होता है, ठीक है, बट ट्राई करना है कि ना करें गलत, है ना, बेसिक क्वेश्चंस। देन 16th,
वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल प्लीट लैंड। अब ये मैं पढ़ रही हूँ और आगे की स्टेटमेंट भी पढ़ी कि हाँ 3 years वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशंस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ विच कैन एजर्ट, सारी चीजें पढ़ के एंड यहाँ पे कभी कभी आपको गलत रिकॉल हो रहा होता है। आई थॉट कि अमेजन बेसिन के बारे में ये चीज पढ़ी थी मैंने और अमेजन ही है। और यहाँ पे दो ऑप्शंस भी अगर हम देखें तो सी, जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, इतना बढ़िया डिस्क्रिप्शन है जिनका और ऐसे न्यूज़ में भी रहते हैं। तो एक तो ये किकोरी बेसिन था और ये रियो दे ला प्लाटा, ये कभी सुना ही नहीं है, नेवर हर्ड ऑफ इट, मैंने तो नहीं सुना। ठीक है, ये दोनों पॉपुलर हैं। यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में पॉपुलर वाले के साथ में ही आंसर जाता है, बट क्योंकि मुझे एकदम से रिकॉल हो रहा था अमेजन बेसिन और मैंने वही मार्क कर दिया, ज़्यादा देर मैंने सोचा भी नहीं, मे बी मैंने सोचा होता तो शायद मुझे याद आता कि नहीं ये नहीं, ये कॉन्गो बेसिन के बारे में बात हो रही है, बट देन आई मार्क्ड और मैंने आगे बढ़ गए। तो सी, जल्दबाजी में या प्रेशर एनवायरनमेंट में जब आप जल्दी से करते हो ना ये क्वेश्चन, जल्दबाजी में ये है ना गड़बड़, ये तो मैं पता नहीं क्या ही सोच रही थी, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है, अगर ये अवॉइड करते तो थोड़े और अच्छे मार्क्स आ जाते, बट स्टिल ठीक है, क्वालिफाइंग था, क्वालिफाई कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, अब यहाँ से एनवायरनमेंट का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो एनवायरनमेंट पोर्शन में अगेन आपको हर एक सब्जेक्ट का आपने पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं या थोड़े से कॉशियसली करने हैं। फॉर एग्जांपल आई सो कि मेरे वो क्वेश्चंस जहाँ पे थोड़े फैक्ट्स आ रहे हैं, वो ज़्यादा टेंडेंसी होती है गलत करने की, या फिर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक जहाँ पे मैंने किया है, तो वो कोई भी रीजन हो सकता है। मे बी किसी कॉन्सेप्चुअल वाले में हो गया, जैसे कोरियोलिस फोर्स में, फैक्चुअल वाला जैसे कि प्रेसिपिटेशन का था। तो ऐसी चीज़ें यूजुअली मेरी गलत हो जाती हैं, ठीक है? तो वहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना है। नाउ कमिंग टू एनवायरनमेंट, यहाँ पे मेरे स्पीशीज़ वाले मैं थोड़े अवॉइड करती हूँ करने में, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे डाउट होता है उस पे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे परफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंसेस का पीएफएस के बारे में है। दीज आर फॉरएवर केमिकल्स, ये हमने डिस्कस भी किया था जब हमने पीवाईक्यू एनालिसिस किया था। नाउ करेक्ट पूछा है, हमने डिस्कस किया था, इजी है, आराम से एकदम जेनेरिक सबके बारे में लिखा हुआ है, फॉरएवर केमिकल्स हैं तो ये सारी ही चीजें होंगी और आंसर हमारा आ गया, ये भी वन गो में करके मूव्ड ऑन। 18th क्वेश्चन, यहाँ पे अब स्पीशीज वाला क्वेश्चन आया है। पैरासिटोइड स्पीशीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म? आई डिडंट नो, ठीक है, पैरासिटोइड स्पीशीज हैं, हो सकती हैं ऐसे। पैरासिटोइड में मुझे लग रहा था कि एक तो प्रोबेबिलिटी है कि सब में भी हो सकते हैं, बट स्पीशीज को लेकर के मुझे थोड़ा डाउट रहता है, तो फिर मैंने नहीं किया ना, अच्छा हुआ मैंने नहीं किया, मैंने ऑल 5 मार दिया होता, फिर ये 3 इज द ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे अलग है तो गलत हो जाता है एक, तो आई डिडंट मार्क इट। नाउ 19th में अगेन यहाँ पे पी फैमिली, तो एक स्पीशीज काइंड ऑफ में ही पूछ रहे हैं वो पी फैमिली का, तो मुझे यहाँ पे भी श्योरिटी नहीं थी, मतलब आई वाज श्योर अबाउट ग्राउंडनट, होर्स ग्राम, बट सोयाबीन का मुझे थोड़ा सा, सोयाबीन का मुझे पता था, ग्राउंडनट के बारे में भी पता था, होर्स ग्राम में मुझे थोड़ा-सा लग रहा था, ऑल्दो सभी होंगे, तो ये मैंने नहीं मार्क किया था फिर, ऑल्दो इसका भी मुझे ऑल 3 लग रहा था, बट यहाँ नहीं। तो अब क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, जैसे आपको बाद में डाउट हो रहा है लेट्स से, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चंस में, एकदम लास्ट रिज़ॉर्ट में, एकदम लास्ट में जब आपके पास ऑप्शन नहीं है, मे बी आपके अटेम्प्ट्स कम है, आपको बढ़ाना है, देन ऐसे क्वेश्चंस में इफ यू हैव मार्क्ड हियर ऑल 3 यहाँ पे किया होता और वहाँ आपको जिनमें 2 में लग रहा था रिस्क, तो 2 तो नहीं बट 3 अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, ठीक है? सॉरी 4 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो एंड इनमें से अगर एक भी आपका सही हो गया, एक सही, 3 गलत, सो यू आर एट नेट ज़ीरो, ठीक है? चांसेस आर कि आपके एक से ज्यादा सही हो जाए इफ यू अप्लाई सम लॉजिक, सो दैट लॉजिक हैज टू बी बैक्ड बाय योर नॉलेज ओनली। जैसे यहाँ पे मुझे मार्क प्रोबेबली शायद कर देना चाहिए था। पी फैमिली में ऐसा क्या, मतलब लॉजिक वाइज भी देखे तो हमने ये देखा हुआ है, ये भी देखा है, इसका भी ठीक ही आइडिया है ही है, तो हो सकता है उसमें, ठीक है। ओवरथिंक, यहाँ पे ओवरथिंक करके नहीं किया मैंने, वहां ओवरथिंक करके किया और मतलब गलती कर दिया। यहाँ पे प्रोबेबली मैं कर सकती हूँ। तो अगर इन दोनों में भी देखें, 2 क्वेश्चंस में जो 19th और 18th है, 2 में गलत हो रहा है, तो प्रोबेबली मैं मार्क कर करती दोनों, है ना, 18th 19, एक सही, एक गलत, नेट पॉजिटिव, ओके। तो ऐसे आप रिस्क
लेने के बारे में अपने सोच सकते हो। तो एनालाइज़, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज़ एम्फसाइज़ ऑन एनालाइजिंग योर ओन पेपर। आप अपना पेपर एनालाइज़ करके यही सारी चीज़ें सीखते हो कि मुझे किस तरह के क्वेश्चंस के साथ में कॉशियस रहना है, कौन से अटेम्प्ट करने हैं, रिस्क किस टाइम पे लेना है, किन क्वेश्चंस के साथ लेना है। फाइन? तो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। दिस क्वेश्चन वाज़ ड्रॉप्ड बाय यूपीएससी। 3 क्वेश्चंस टोटल उन्होंने ड्रॉप किए थे और ये उनमें से पहला क्वेश्चन है इस पेपर में। दिस इज़ अबाउट इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। ये मैंने किया भी नहीं था। आई हैड नो नॉलेज अबाउट इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। मुझे लग तो रहा था ये वाला कि मे बी इट फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स, है ना? मे बी। और ये भी इसका तो मुझे लग रहा था कि शायद नहीं होगा। हाँ, वर्मिन में हमने नहीं यूजुअली देखा, बट देन आई डिडन्ट मार्क इट। तो मैंने इसे नहीं मार्क किया, ऑल्दो मैं इसकी तरफ इंक्लिनेशन मेरा था, की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे फिर से स्पीशीज़ आ गया एंड आई डिडन्ट मार्क इट। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा था। आई ट्राइड माय बेस्ट, मतलब मैंने ऐसा नहीं कि इसे पढ़ के तुरंत छोड़ दिया। मैंने इसको, है ना, ऐसे एटिमोलॉजी इसमें करने की कोशिश करी, पॉन्ड स्केटर एंड ऑल के साथ में सारी। बट मुझे जो लग रहा था कि मे बी बर्ड्स है, बट बर्ड्स पे ऑलरेडी आया हुआ है क्वेश्चन, मे बी इट्स नॉट बर्ड्स, तो शायद इंसेक्ट्स भी हो सकता है। तो अगेन मुझे लग रहा था, बट फिर मैंने इस पे रिस्क नहीं लिया, ये मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो आई क्रॉस्ड इट। 22nd क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगेन, करेक्ट पूछा है। मेनी च्युइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसीडर्ड सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। दिस वी नो, है ना? ये लॉजिक वाइज, मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ा है कहीं पे। बाय लॉजिक वी नो कि हाँ, च्युइंग गम्स हैं, च्युइंग गम्स हो सकते हैं बिल्कुल सोर्स एनवायरमेंटल पोल्यूशन का, क्योंकि उस पे स्टिक कर जाते हैं, है ना, पार्टिकल्स, और वो खुद भी डिग्रेड नहीं होते। तो मेनी च्युइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक एज गम बेस। दिस ऑल्सो इज रिलेटेड टू योर, है ना, बेसिक नॉलेज। तो कॉमन सेंस के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है एट वन गो। दोनों सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन करिए, डन। नाउ 23rd क्वेश्चन। हियर अगेन स्पीशीज वाले में मुझे ये नहीं पता था कि एनिमल्स की नेचुरल हैबिटेट है या नहीं है। तो ये तो मैंने ज्यादा देर पढ़ा भी नहीं एंड आई क्रॉस्ड इट, मूव्ड ऑन टू 24th क्वेश्चन। नाउ इन दिस वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन हमने नहीं पढ़ा, ठीक है? पढ़ते ही मालूम है कि मुझे नहीं पता ये क्या है, बट लेट्स सी, लेट्स गो थ्रू द स्टेटमेंट्स। सो करेक्ट पूछा है अगेन। और अब पहला स्टेटमेंट, इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ द यूएन। पहला ही पढ़ते हुए हमें पता है यूएन की एजेंसीज हम पढ़ते हैं, राइट? तो यूएन की एजेंसीज में से ये तो नहीं है ना? वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ा हमने, तो दिस इज मार्क्ड रॉन्ग और हमारे पास में एक स्टेटमेंट यहाँ पे चला जाता है, ठीक है? नाउ 2 3 को हमें देखना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है 3 को पहले देख लेना चाहिए, क्योंकि है ना, 2 हमारे फ्री हैं। सो मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स to the least developed countries and developing countries to achieve the end of open defecation। अब यहाँ पे क्वेश्चन की चीज ये है कि इसका मेन फोकस, इसका फंक्शन ये है कि ये ग्रांट करेगा फंड्स, ये इसका मेन फोकस है, ये इसका मेन फंक्शन है। ऐसा तो हम नहीं पढ़ते किसी में भी, और ये ऑर्गेनाइजेशन का हो भी नहीं सकता। तो दिस इज ऑल्सो मार्क्ड एज रॉन्ग और हमारा आंसर आ गया 2 बिना पढ़े। अब इसे देख लेते हैं। Toilet Summit, Toilet Day, Toilet College are the initiatives of this organization to inspire action to tackle the global sanitation crisis, which is a generic statement and it tends to be right। ठीक है, तो सेकंड वैसे भी हमारे पास बच्चा ही सिर्फ 2 ओनली है, तो आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन 25th। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स। अब ये थोड़ा ना बिहेवियर पे है, एनिमल बिहेवियर पे क्वेश्चन है, जो बहुत पूछता है यूपीएससी। जैसे पहले पूछा था उसने स्क्विरल्स का, ठीक है? लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। इट्स फाइन, इट कैन बी, है ना? वैसा फिक्स तो है नहीं कि हम टाइम पे। तो अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीताज डू नॉट रोर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। आई डोंट नो, हो भी सकता है, ठीक है? अगर आपको नहीं पता, मुझे ऐसा था कि मुझे थोड़ा-सा, मतलब ऐसे एग्ज़ैक्ट नहीं मालूम। आई हैव नेवर सीन सच डॉक्यूमेंट्रीज़। हमारे यहाँ पे टीवी पे नहीं आते वो सारे चैनल्स, है ना? तो और फिर फ़ोन पे भी नहीं देखे। सो अगर आपने वो देखे हैं, है ना? एनिमल नेशनल ज्योग्राफिक वाले पे, है ना? एनिमल वाले जो डॉक्यूमेंट्रीज़ होते हैं, तो यू मस्ट बी नोइंग कि नहीं है, ये तो आपको फैक्ट पता होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को पता था। बट जैसे नहीं पता, तो यहाँ पे घबराना नहीं है। आगे स्टेटमेंट पढ़ो आप।
नेक्स्ट इज अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि एक तो दो स्टेटमेंट्स में ये सिमिलर काइंड ऑफ फ्रेमिंग हुई है, अनलाइक वाली, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बोला है कि अनलाइक मेल लायंस, लायंस और चीतास के यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, और यहाँ पे लेपर्ड्स का कैसे कर रहा है इन्होंने कि अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। इवन इफ, ठीक है, अगर हम हमें हमेशा स्टेटमेंट को मैं देखती हूँ कि निगेट कर सकता है नहीं, तो अगर हम ये देख रहे हैं कि एक दो लेपर्ड भी ऐसा करते हैं दैट दे आर मार्किंग देयर टेरिटरी बाय सेंट, है ना, बाय सेंट मार्किंग, ओके, तो ये स्टेटमेंट फिर हमारी गलत हो जाएगी, बिकॉज दिस कैन नॉट बी जनरलाइज्ड फॉर ऑल द स्पीशीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट मुझे प्रोबेबली लग रही है कि गलत है, ठीक है, सिमिलर वाले में। एंड दिस तो आई नो, कॉमन सेंस हो गया कि हाँ ये नहीं होता है, एंड सेकेंड भी फिर लग रहा है कि ठीक है। तो इनिशियली ये फर्स्ट राउंड में ही आई वॉज अ बिट इन डाउट इन स्टेटमेंट 2 एंड 3, है ना, 2 एंड 3 में था डाउट, बट देन आई वेंट विथ 2, 3 को मैंने हटा दिया कि इनमें से एक तो गलत लग रही है मुझे, तो एक हटाने पे हमारा आंसर आ गया 1 एंड 2 ओनली। फाइन, नाउ नेक्स्ट 26th, हियर काफी बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, इन सबको मैंने पढ़ा, है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते, करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स। अब ये 100 मिलियन फार्मर्स एक इनिशिएटिव जैसा लग रहा है, ठीक है, तो इनिशिएटिव के बारे में मुझे नहीं पता, स्टेटमेंट्स पढ़ के मैंने ट्राई किया, एट वन गो आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, तो मैंने इसे छोड़ दिया सेकेंड राउंड के लिए कि मैं फिर से एक बार पढ़ के तब डिसाइड करूंगी कि क्या मार्क करना है। ओके, आई वॉज इनिशियली कंफ्यूज बिटवीन दिस, ए इट इज अ प्लेटफॉर्म, है ना, एंड देन बी इट इज अ प्लेटफॉर्म। ओके, सिमिलर फ्रेमिंग और काम भी थोड़ा सा फार्मर्स से रिलेटेड ही है कि हाँ एंकरेजिंग फार्मर्स टू फॉर्म एफपीओज एंड ऑल्दो फिर बाद में मेरे को ध्यान आया कि नहीं, एफपीओज का यहाँ पे हमारा ये एग्री कंसोर्शियम का ना डिफरेंट इनिशिएटिव है, उसका नाम डिफरेंट है, तो आई वेंट विद दिस इन द सेकेंड राउंड एंड इट वॉज द राइट आंसर। नाउ 27th क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज का मतलब कि डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स की बात कर रहा है ये, ठीक है, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स की बात कर रहा है, और ये सब जब हम देखते हैं बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर्स, फ्यूल सेल्स से हम कर रहे हैं या फिर सोलर से कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट हमें एनर्जी रिसोर्सेज ही बता रहा है, ठीक है, हमने अपने एनर्जी रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ऑल फॉर बेसिक नॉलेज प्लस लॉजिक, है ना, एंड आंसर इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे क्या पूछा है, यूनिक रिलेशनशिप विद एन इंसेक्ट, है ना, इसमें से एक है जो कि जिसका एक यूनिक रिलेशनशिप है किसी इंसेक्ट के साथ में, दैट हैज को इवॉल्व्ड विद इट एंड दैट इज द ओनली इंसेक्ट दैट कैन पॉलिनेट दिस ट्री। ओके, तो ये इसके बारे में अगर आपको नॉलेज है देन गो विद इट, मुझे नहीं पता था तो आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन। नाउ 29th क्वेश्चन, ओके, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम। अब पॉइजनस स्पीशीज किसी में भी हो सकती हैं, किसी भी कैटेगरी में पॉइजनस स्पीशी एक दो कितनी भी हो सकती है, अगर मिनिमम एक भी है तो आ गई ना, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम, तो ये तीनों ही मैंने मार्क कर दिया बाय दिस लॉजिक, है ना, कि एक भी है तो भी आ जाएगी वो उस कैटेगरी में, एंड दिस वाज डन। क्वेश्चन नंबर 30, हियर हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। अब यहाँ पे मुझे कैशियो मुझे पता था एकदम एग्जैक्ट, मुझे याद आ गया कि कैशियो तो पोर्तुगीज लाए थे, तो ये नेटिव नहीं है। रेड सैंडर्स इज नेटिव, पपाया मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, तो आई मार्क्ड इट टू गो थ्रू इट अगेन इन द सेकेंड आइटरेशन। ओके, तो ऐसे हमने यहाँ पे 2 तो मेरे मिनिमम ठीक ही हैं, सॉरी 2 तो मुझे पता था इनके बारे में, 2 स्टेटमेंट्स के बारे में, तो आई न्यू कि करेक्ट पूछा है ना, कौन से एक्चुअली नेटिव है, नेटिव पूछा है, तो एक तो पता है, अब इसका देखना पड़ेगा, प्रोबेबली नहीं था तो ओनली वन इज द ऑप्शन। नाउ 31st, with reference to radioisotope thermoelectric generators RTGs, consider the following statements। now correct पूछा है, यहाँ पे मिस्टेक ये मैंने करी थी, ये RTGs आर मिनिएचर फिजन रिएक्टर्स, ठीक है, फिजन रिएक्टर्स, अब यहाँ पे मैंने इतना सोचा नहीं, मुझे लगा
ये जेनेरिक से ठीक ही होंगे स्टेटमेंट में। फिजन की जगह पे फ्यूजन हो सकता था, मिनिएचर की जगह पे बड़ा हो सकता था। तो ऑल्दो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में मिनिएचर बहुत होता है, बट फिजन है या नहीं, फिजन क्या फ्यूजन पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो मुझे नहीं पता। बट ये मैंने उस टाइम इतना सोचा नहीं, आई वेंट विद इट फर्स्ट वाले के साथ में। और फिर बाकी क्या है, ये तो कॉमन है, आरटीजीज़ आर यूज्ड फॉर पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट। यहाँ पे प्लूटोनियम ये यूज़ कर सकते हैं, बाय प्रोडक्ट ऑफ वेपन्स डेवलपमेंट। तो ये मुझे कॉमन मतलब कॉमन सेंसिकल लॉजिक से भी ठीक लग रहा था, एंड थोड़ा-थोड़ा मुझे रिकॉल हो रहा था कि मैंने ये पढ़ा है, ठीक है? अबाउट प्लूटोनियम-238। तो आई वेंट विथ 1, 2, 3 और ये गलत हो गया। 1 यहाँ पे मिस्टेकन मतलब ये गड़बड़ है, ठीक है? 32 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स। अगेन साइंस एंड टेक का बेसिक, इफ यू नो कि ड्वार्फ स्टार्स की लाइफ ज़्यादा होती है ना? हम बहुत सारे ड्वार्फ स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि लंबे समय तक हैं, अभी उनमें थोड़ी रोशनी बची हुई है ना? तो वो लॉन्गर उनकी लाइफ होती है, ना कि जायंट स्टार्स की। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर तुरंत आ गया। जैसे ही ये 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में जहाँ पे भी आपका एक स्टेटमेंट गलत होती है, तो आपका आंसर आ जाता है। ये इसमें ईज़ी है। तो इन अ वे आपके स्टेटमेंट्स तो नहीं, बट आपके जो ऑप्शंस हैं वो आराम से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अपने आप आपका आंसर आ गया यहाँ पे डी। देख लेते हैं दूसरा भी, कंपेयर टू डॉर्फ स्टार जायंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस ऑब्वियसली, ठीक है? जायंट स्टार ये भी आपका बेसिक से हो गया। नाउ 33rd क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स blood vessels and increases blood flow? This is regarding your health and nutrition। थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड अगर आप पढ़ते हो और जब ब्लड डायलेशन की बात आती है, तो मे बी पीपल विद साइंस बैकग्राउंड बीएससी वाले या फिर एमबीबीएस, उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। मुझे यहाँ पे उतना ध्यान नहीं आ रहा था एग्जैक्टली और मैंने जैसे एलिमिनेट किया भी था, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड मैंने कर दिया था, बट आई वाज़ नॉट श्योर यहाँ पे कुछ तो मैंने इसको मार्क कर दिया सेकंड राउंड के लिए। सेकंड राउंड में भी मुझे फाइनल नहीं लगा, तो फिर ये मैंने लीव कर दिया क्वेश्चन। देन 34th क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन द रेडार्स बी यूज्ड? रेडार्स किस में यूज हो सकते हैं? तो अब सबसे पहला आप देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स और इन एयरक्राफ्ट। रेडार्स की बात हो रही है, रेडार्स की। ये भी जल्दीबाजी में आई मार्क्ड इट रॉन्ग, आपको ऐसा नहीं करना है, ओके? जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं नारकोटिक्स का, है ना, एयरपोर्ट्स पे जब पैसेंजर्स के ऊपर नारकोटिक्स का चेक करते हैं कि ड्रग्स एंड ऑल ना हो, तो हम एक्सरे स्कैनर्स यूज करते हैं, हम स्निफर डॉग्स यूज करते हैं, हम केमिकल डिटेक्शन के थ्रू पता लगाते हैं, ना कि रडार्स के थ्रू करते हैं, ठीक है? आई डोंट नो कि मैं क्या सोच के किस तरह से जल्दी से बस मैंने मार्क कर दिया और वो गलत हो गया, बट यू नीड टू पॉज, है ना? थोड़ा सा अपना फोकस और अच्छा करना है और थोड़ा सा कॉशियस रह के करना है ऐसे क्वेश्चंस को। देन मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, दिस इज फाइन, ये तो कंफर्म है, ये भी ठीक है। ये जो साइंस एंड टेक का एक वो दिमाग में रहता है ना कि मोस्टली ऑल थ्री ऑल ऑफ द अबव होते हैं, वो वाली मेंटालिटी के साथ अगर आप जाओगे तो आंसर्स आपके कुछ-कुछ गड़बड़ हो सकते हैं। ओके, तो ध्यान से पढ़ना है साइंस एंड टेक में स्पेसिफिकली, और एनवायरनमेंट के भी जो आपके स्पीशीज वाले थे, राइट? नाउ ये तो देख लिया आपने। अब 35th क्वेश्चन, यहाँ पे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में पूछा है। आई हैड मतलब ज़ीरो नॉलेज अबाउट फाइटर एयरक्राफ्ट एट दैट टाइम, ओके? सो आई डिडंट मार्क इट, मैंने वहीं पे क्रॉस कर दिया कि नहीं मुझे बिल्कुल नहीं आता, नहीं करूँगी मार्क। नाउ 36th क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज्ड? हियर ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जहाँ पे यूपीएससी जानबूझ के गलत करवा देता है आपका, ओके? तो ऐसा है, कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स, आई नो कि हाँ हाइड्रो, ये तो कंफर्म, एक्चुअली दिस वाज अ न्यूज़ स्पेसिफिकली कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी करनी है तो हमें हाइड्रोजेल्स यूज करने चाहिए, ओके? तो ये फाइन था, दिस इज फाइन, वन ओनली। बट बिकॉज आगे जो हाइड्रोजेल्स की बात हुई है, हाइड्रोजेल्स की एप्लीकेशंस वाइड हो सकती हैं, तो वो सोच करके एवरीबडी वुड हैव मार्क्ड 1, 2, 3। मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज हो सकता है, प्रेपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स में हो सकता है, यूज हो सकता है, डेफिनेटली यूज हो सकता है, बट यूपीएससी हैज गॉन विद दिस वन ओनली।
ओके, तो वन ओनली इसका आंसर है। और ये क्वेश्चंस मतलब ऐसे होते हैं कि इससे घबराना नहीं है। कट ऑफ इस इनसे एक साथ है ना नीचे चलती है, सबका ही गलत हो जाता है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 37। Which one of the following is the exhaust pipe emission from fuel cell electric vehicles? फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल से एग्जॉस्ट पाइप से क्या निकलेगा? पावर्ड बाय हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन से पावर्ड है। तो वी नो जितने भी दिए वेरी सिंपल, वाटर वेपर निकलेगा, ये भी आराम से हो गया। इफ यू नो अबाउट फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे वर्क करते हैं, है ना, और हाइड्रोजन पावर्ड है तो वाटर वेपर इसमें रहेगा। नाउ रिसेंटली क्वेश्चन 38 यहाँ पे पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर एक टर्म है, उसके बारे में पूछा है। और यहाँ पे दिस इज एक्चुअली एंड अप्रोप्रिएटली डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो दिस इज बीइंग डिस्कस्ड, है ना, दिस इज समथिंग व्हिच इज बीइंग डिस्कस्ड, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। एक होता है सोलर पावर्ड इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। तो अगर आप इरिगेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे सोलर पावर्ड, तो ये आएगा इरिगेशन ऑफ टेरेस क्रॉप फील्ड्स, लिफ्ट इरिगेशन वगैरह। बट इफ यू फील कि नहीं, सोलर पम्प्ड नहीं है, पम्प्ड स्टोरेज है। ओके, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर है। हाइड्रो पावर से आप मतलब इरिगेशन वाला भी कर सकते हो, बट दिस इज अबाउट पम्प्ड स्टोरेज मेनली। तो अगर आप स्टोरेज की बात आ रही है तो दिस इज अबाउट लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। तो गोइंग बाय दैट लॉजिक मैंने इसको मार्क किया था, एंड सेकंड राउंड में मार्क किया था बिकॉज थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा था इरिगेशन वाले को लेकर के कि मे बी इट्स देयर, बट हाँ फिर सेकंड में आराम से हो गया ये। देन 39th क्वेश्चन, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफ्टन डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, ये वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स। अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं, विच इज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, है ना, वेस्ट टू वेल्थ के लिए हम पढ़ रहे होते हैं, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी में आता है। दिस इज डन, दिस आई वाज एबल टू रिकॉल इन द सेकंड राउंड। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 40th इज विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी। जब कोलेटरल बोरिंग होती है और लैंडिंग ऑब्लिगेशंस होती है, कोलेटरल आपको पता है योर एसेट, है ना, उसकी उसके बिहाफ पे जो आप कर रहे हो कोलेटरल बोरिंग, एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस, ये किसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? देखो, बॉन्ड में तो बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें तो तुरंत ही आ जाएगा आपको। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, बट ठीक है, अगर आपको और भी देखने हैं तो बॉन्ड मार्केट, हम बॉन्ड में नहीं यूज कर रहे होते, बॉन्ड वाले में नहीं जाते हैं, ना ही हम फॉरेक्स में इसको लेते हैं, बिल्कुल ही नहीं, और स्टॉक भी नहीं। तो आप एलिमिनेट करके भी आंसर तक आ सकते थे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 41, टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमी में थोड़ा थोड़ा आप शिफ्ट हो रहे हैं हमारे क्वेश्चंस। यहाँ पे टोटल टीएफआर का आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होगा, तो आपको पता है डायरेक्ट की एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बेयरिंग एज। नाउ क्वेश्चन 42, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं, करेक्ट पूछा है। इंडिया में NBFCs can access the liquidity adjustment facility LAF window of the RBI. This is true. Then India में FII foreign institutional investors can hold GSECs. This is also true. India में stock exchanges can offer separate trading platforms for debts. Obviously they can offer, है ना, separate trading platform देने के लिए कोई issue नहीं है, आराम से दे सकते हैं। तो by again लॉजिक, कॉमन सेंस, है ना, बेसिक नॉलेज, तो अगर आप एक एक को देखो तो ये हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा हुआ है हमारे बेसिक्स में, तो ये नॉलेज बेसिस पे हो गया। ओके, ये भी नॉलेज बेसिस पे हो गया, और इसको चाहो तो आप लॉजिक या कॉमन सेंस में लगा के और कंबाइंडली आपने आंसर सॉल्व कर दिया, 1 2 3 आ गया। ओके, तो सभी लगेगा आपका, सारी चीजें, सारे एफर्ट लगते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे कर दो, या फिर सिर्फ नॉलेज से आपका पेपर का कट ऑफ क्लियर हो जाए। ओके, 43rd, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आपको सबसे पहले तो, अगर आप देखो, रिटेल इन्वेस्टर्स को अलाउड है, रिटेल इन्वेस्टर्स को आप अलाउ कर चुके हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए, जीसेक्स के में भी आराम से आप कर सकते हो। इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, ये तो है ही। तो आपका यहाँ पे भी 1 2 3 आ जाता है, बेसिक इकोनॉमी। नाउ 44th क्वेश्चन, यहाँ पे हमसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पूछे हैं, विच ऑफ द अबव इज आर कंसीडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो 3 जो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख जाएगा मोटर व्हीकल, जो कि व्हीकल एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे हो सकता है ना। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो आपके करेंसी स्वैप जैसे हो सकते हैं, ईटीएफ हो सकता है ना।
तो आराम से ये जैसे ही आपने सेकंड एलिमिनेट किया, आपका आंसर आ गया। ओके? प्रोवाइडेड यू आर नॉट कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस, जो कि नहीं होना चाहिए। ओके? 45th क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी वाला सेक्टर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे भी आई डिड अ मिस्टेक। सबसे पहले तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं आप देखो, डेयरी फार्म प्राइमरी आई न्यू, मिनरल एक्सप्लोरेशन ये भी प्राइमरी में आता है, और वीविंग क्लॉथ क्योंकि अभी आपका कपड़ा है ना, अभी आप सर्विस में टर्शरी में नहीं जाएगा बिकॉज अभी आप वीव कर रहे हो, आपने जो भी लिए हैं फैब्रिक्स वो आपके प्राइमरी थे, अब वीविंग का सेकेंडरी में आ गया, ठीक है, यू नो दैट। देन स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मतलब ओवरथिंकिंग अगेन कि स्टोरेज अभी रख रहे हैं, अभी मार्केट में गया नहीं है, तो प्रोबेबली इट विल कम इन सेकेंडरी, बट नहीं, स्टोरेज का भी आपका ये टर्शरी में आ जाता है। तो यहाँ इस लॉजिक के हिसाब से आपका सिर्फ ओनली 2 होगा, आई मार्क्ड ओनली 3, तो मेरा ये गलत हो गया, ठीक है। देन कम्स 46th क्वेश्चन, विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज फीड स्टॉक। फीड स्टॉक जो आपका ना फीड में जाता है फ्यूल करने के लिए, तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए कौन से फीडस्टॉक में यूज हो सकते हैं। अब सस्टेनेबल की बात हो रही है, तो जब ये ऑप्शंस आप पढ़ते हो तो आपको पता है कि सारे ही हैं, एग्रीकल्चरल रेजिड्यू है, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, वुड मिल वेस्ट, ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं सस्टेनेबल की जब बात हो रही है, तो ऑल आर फाइन, और ये आंसर इसका सी। नाउ क्वेश्चन 47, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, अब ये भी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम इस वजह से थी क्योंकि कहीं ना कहीं आई डेंट नो अबाउट दिस, यहाँ पे मैंने बस लॉजिक लगाया, ओके, प्योर लॉजिक बेसिस पे किया मैंने, और वो हो गया गलत, ठीक है। यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का उस टाइम पे आई डेंट नो कि क्या चल रहा है एग्जैक्ट, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था, लॉजिक वाइज आई मार्क्ड इट, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने, मुझे याद नहीं है, बट मे बी आई मार्क्ड ओनली 1 प्रोबेबली, शायद, हाँ, मे बी मैंने ये कंप्यूटर वाला ही मार्क किया था, सिर्फ इसको 1 करके करेक्ट किया था। अब देखते हैं, सी फिक्स्ड कैपिटल इज जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो और आपके लॉन्ग टर्म के लिए वो यूज होती है। वर्किंग कैपिटल इज जिसमें आपने इन्वेस्ट किया बट वो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगी, ठीक है, सिंपल है, ज्यादा नहीं है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ओवरथिंक किया होगा, लॉजिक तो खाली लगाया था। तो फार्मर्स फ्लो क्या है, दिस इज योर फिक्स्ड कैपिटल, लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं फार्मर्स फ्लो, ओके, तो वर्किंग कैपिटल नहीं है, गलत हो जाएगा। कंप्यूटर एवरीबडी नोज फिक्स्ड कैपिटल है। यार्न यूज्ड बाय द वीवर, ठीक है, यार्न भी जो आप यूज कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा, राइट, कुछ टाइम में, एक स्पेसिफिक है ना, एक चंक आपने लिया है, तो दिस इज नॉट फिक्स्ड कैपिटल। पेट्रोल, पेट्रोल आपका वर्किंग कैपिटल है, ये भी खत्म हो जाएगा, ओके, तो आराम से आपका ये 2 सही है, ओनली 2 होगा, है ना, ये भी मैंने फालतू में गलत कर दिया था। नाउ 48th क्वेश्चन, which one of the following words phrases is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual worlds? एक interoperable नेटवर्क है 3D virtual worlds का that can be accessed साइमल्टेनियसली बाय मिलियंस ऑफ यूजर्स, ठीक है, जिसे एक्सेस कर सकते हैं बहुत सारे यूजर्स, मिलियंस ऑफ यूजर्स हु कैन एक्सर्ट प्रॉपर्टी राइट्स ओवर वर्चुअल आइटम्स। अब ये जैसे ही पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने उस टाइम पे न्यूज में भी था और हमने ये पढ़ा था अबाउट मेटावर्स, तो तुरंत ये आंसर आ गया कि मेटावर्स ही है, इनमें से कुछ भी नहीं है, एनालिटिक्स, क्रिप्टोग्राफी, वर्चुअल नहीं, ये एक अलग ही यूनिवर्स की बात हो रही है। इन केस इफ यू डोंट नो, आपने मान लो ये तो मैंने करंट अफेयर में पढ़ा है, मे बी आपने करंट में ना पढ़ा हो, देन व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे अगर आप कोडिंग करो तो एक वर्ल्ड की बात हो रही है ना, वर्चुअल वर्ल्ड की बात हो रही है, और बहुत सारे यूजर्स हैं ना, मिलियंस ऑफ यूजर्स, तो एक डिफरेंट डायमेंशन, मतलब डिफरेंट क्रिएशन की बात हो रही है। तो जैसे हम पढ़ते हैं ना यूनिवर्स, यहीं से बना है, यहीं से ये वर्ड्स जो है एक डिफरेंट वर्ल्ड के लिए यूज हुआ है, एक डिफरेंट टाइप का वर्ल्ड, तो ये वर्ड्स से आप यहाँ पे गेस कर सकते थे, ये इंटेलिजेंट गेसिंग होती कि आप वर्ड्स के थ्रू सी मार्क कर रहे हो एंड दिस विल बी राइट। तो ये कब आप कर सकते हैं, व्हेन यू हैव सर्टेन वर्ड एसोसिएशन, व्हेन यू कैन डिकोड फ्रॉम द स्टेटमेंट, ओके, तो तब ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ओके।
तो जैसे मैंने किया इसे नॉलेज बेसिस पे, ठीक है? और कोई जिसको ये नॉलेज नहीं थी, वो कैसे कर सकता था? वर्ड एसोसिएशन से। वर्ड एसोसिएशन एक लॉजिक का फैक्टर हो जाता। फाइन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 49th। यहाँ पे विद रेफरेंस टू द रूल्स इम्पोज्ड बाय द आरबीआई, आरबीआई ने कुछ रूल्स इम्पोज किए व्हाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स। अब इसमें से करेक्ट क्या है? ठीक है, फॉरेन बैंक्स की बात हो रही है। देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडियरीज इन इंडिया। अब ये सब तो बात की बात है, रिक्वायरमेंट वगैरह की, सॉरी, होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडियरीज की छोड़ दो आप ये देखो, नो मिनिमम कैपिटल। ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि मिनिमम कैपिटल रखने की नीड ही नहीं है बिल्कुल, वो भी फॉरेन बैंक्स की बात हो रही है, ठीक है, रूल्स में। तो ये गलत हो गया। देन फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडियरीज के लिए क्या बोला इन्होंने कि इसमें इसमें एटलीस्ट 50% होगा। तो अब यहाँ पे मुझे डेटा में डाउट है। ओके, डेटा पे एनीवेज डाउट रहता है और यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी लग रहा है। तो ये दोनों ही मुझे गलत लग रहे हैं और ये मैंने फिर मार्क कर दिया, neither one nor two, and this was the right statement. ये अगेन मैंने सेकेंड राउंड में किया था बिकॉज इनिशियली आई कुड नॉट रिकॉल प्रॉपरली कि फॉरेन बैंक्स का यहाँ पे क्या क्या रोल रहता है, क्या क्या चीजें थी। तो मुझे वो बेसिक्स थोड़े से याद नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने सेकेंड आइटरेशन में छोड़ दिया उसको। नाउ 50th क्वेश्चन, सीएसआर। सीएसआर रूल्स के बारे में बात हो रही है। दिस वाज वेरी मच इन न्यूज़ दैट ईयर। तो अब सीएसआर के बारे में क्या है? रूल्स दैट स्पेसिफाई that expenditures that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR activities. Obviously, ये कॉमन सेंस से आपको समझ आ रहा है। अगर आपको सीएसआर का कॉन्सेप्ट पता है तो सीएसआर इज फॉर अदर्स, मतलब आप कोई भी इनिशिएटिव ले रहे हो सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, वो बाहर के लिए, ना कि कंपनी के अंदर का। ओके, तो कंपनी के एम्प्लॉइज वाला नहीं काउंट होगा। दिस इज राइट। देन सीएसआर रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग। मिनिमम स्पेंडिंग हमें स्पेसिफाई किया है, वी नो दैट रेट ऑल्सो। तो अब ये हमारा आ गया वन ओनली। ओके, देन 50 क्वेश्चन हो गए हमारे। तो मैं यहाँ पे बोल भी रही हूँ, है ना, बोल भी रही हूँ, इसलिए और ज्यादा टाइम लग रहा है। आप इसे फोकस्ड मैनर में सिर्फ सॉल्व करेंगे तो आपका कम टाइम में ये हो जाएगा। 50 क्वेश्चंस को यू नीड टू ट्राई की हाफ एन आवर में हो जाए आपका। 30 मिनट्स में नहीं भी हो रहा है तो 35 मिनट्स में हो जाए। ओके, नाउ 51st क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स अगेन करेक्ट पूछा है हमसे। इफ द यूएसए वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, holders of US treasury bonds will not be able to exercise their claims to receive payment. हमें पता है कि यूएसए के केस में जो यूएस ट्रेजरी होल्डर्स वाले हैं, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड होल्डर्स हैं, दे विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स। ये समहाउ हमने पढ़ा न्यूज में, तो हमें मालूम है। नहीं भी पता था तो कोई बात नहीं। कम टू स्टेटमेंट 2, यूएसए गवर्नमेंट डेट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड असेट्स बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। बिकॉज नाउ आई नो दिस, है ना, तो इसलिए मुझे पता है कि हाँ, ये जब आप पढ़ रहे हो अब आपको पता है कि हाँ, फेथ ऑफ गवर्नमेंट पे है और एनी हार्ड एसेट पे बैकिंग नहीं है। इसके सही होने की वजह से ही हमें पता चलता है कि ये स्टेटमेंट भी राइट है। एक तो ये, आपको अगर पूरा पता है, इस क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। उस टाइम पे इन 2024 आई डिड नॉट नो, है ना, इनका कोरिलेशन मुझे नहीं पता था और इसमें कहीं न कहीं मुझे ऐसा ना डाउट हो रहा था कि इसमें एनी हार्ड एसेट लिखा हुआ है, बट ओनली पूरा मतलब एनी हार्ड एसेट पे मुझे डाउट हो रहा था। बट इसके चक्कर में फिर मैंने कुछ अलग ही मार्क किया था उस टाइम पे एंड मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था। ओके, बट द राइट इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, हियर सिंडिकेटेड लेंडिंग की बात हो रही है एंड दिस आई हैड नो नॉलेज। सिंडिकेटेड लेंडिंग में ऑल्दो सिंडिकेट्स होते हैं तो उसमें आपके मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं, बट हाँ, समहाउ ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया था यूपीएससी ने, मैंने से किया भी नहीं था। फाइन, अब आते हैं 53rd क्वेश्चन पे। दिस इज अबाउट डिजिटल रुपी। आप ये देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना ऐसे वाले इकोनॉमी में हम आ रहे हैं ना, तो डिजिटल रुपी दैट वाज अगेन इन न्यूज। तो न्यूज से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं। नाउ डिजिटल रुपी, it is a sovereign currency issued by RBI in alignment with its monetary policy. That is fine. Basic info, almost fine. Then it appears as a liability on the RBI's balance sheet. Obviously, liability होगा जब RBI money इशू करता है ना, आपके पास में नोट होती है तो वो RBI की लाइबिलिटी होती है। अगर आप जाके दोगे उन्हें वो नोट
तो दे आर लायबल टू पे यू दैट अमाउंट, ओके, या उस वो मतलब लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये एक लायबिलिटी होती है। जो भी आप आरबीआई के पास में जा रहा है स्टोर होने के लिए, वो सिक्योरिटीज, वो उनके लिए असेट्स होते हैं, बट नॉट देम। तो ये लायबिलिटी है, फाइन। इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन, नो इट्स नॉट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हम इंश्योर करते हैं। दिस इज रॉन्ग। और ये जैसे आपका रॉन्ग हो रहा है, तो आपको पता है कि एक ऑप्शन आपका वैसे ही हट गया, 1 2 आपको मालूम ही है, तो आप फोर्थ नहीं भी पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना तो पड़ेगा फोर्थ वाला। हाँ, तो देख लेते हैं। फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश, दिस इज ऑल्सो फाइन, बेसिक नॉलेज कर सकते हैं डिजिटल रुपी को। तो ये भी हमारा आ गया 1 to 4, मैंने ये मार्क कर दिया था फर्स्ट में। एंड देन क्वेश्चन नंबर 54, विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे शिफ्ट होने लगता है, इकोनॉमी से अब ये हिस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो गया। ओके, नाउ कमिंग टू करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर यहाँ पे देखना है। एंशिएंट नेम गौतम बुद्ध वाज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स। तो आई न्यू अबाउट शाक्य मुनि, पहले मुझे शाक्य मुनि के बारे में पता था, मतलब कॉन्फिडेंटली पता था कि ये शाक्य मुनि है, तो आई न्यू कि टू तो है, टू है मतलब वन, ये ए ऑप्शन नहीं है, डी नहीं है, तो इन्हीं दोनों में मुझे कंफ्यूजन है। अब टू है तो थ्री भी है, तो तथागत भी होगा। ठीक है, नाउ कम्स नायपुत्र। अब नायपुत्र, अगर मुझे पता होता कि ये नायपुत्र महावीर जी के लिए है, ना कि गौतम बुद्ध जी के लिए, ठीक है, अगर मुझे पता होता तो आराम से वन हट के मेरा 2 एंड 3 आंसर आ जाता, सही हो जाता। बट मुझे नहीं पता था, मेरी हिस्ट्री वीक है, और देन ऑल्सो मैंने मार्क किया इसको, तो दिस वॉज अगेन अ मिस्टेक कि मैं इसको मार्क कर रही हूँ। तो आप देखो, नॉट एवरी स्ट्रैटेजी इज परफेक्ट, ओके, नो स्ट्रैटेजी इज परफेक्ट। आप कितना भी करो, आप स्ट्रगल करते रहते हो कि हाँ मेरे मार्क्स इतने आ जाएं कि कट ऑफ क्लियर हो जाए आराम से, बस वो स्ट्रगल होती रहती है। परफेक्शन नहीं आता है, अगर परफेक्शन आ जाता तो फिर मार्क्स कहाँ ही पहुंच जाते 150 160s में। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने मार्क किया और ये मेरा गलत हो गया। सेकंड राउंड में मैंने मार्क किया था और मैंने 1 2 3 मार्क किया था, तो आई वॉज नॉट श्योर। ऐसे आपने पीछे एक दो क्वेश्चन देखे थे जहां पे मुझे लग रहा था जो आंसर वो था, मैंने मार्क नहीं किया। ओके, नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, 55th क्वेश्चन। अब हिस्ट्री स्टार्ट हो ही चुकी है, ये अगेन हमने पीवाईक्यू एनालिसिस में ये क्वेश्चन देखा था 2023 या उसके पहले क्वेश्चन आया था चंद्रकेतुगढ़ पे। ओके, और वहां से बिकॉज वो पीवाईक्यू देखा हुआ था मैंने, तो आई न्यू कि दिस इज इन ओडिशा एंड इसका डिस्क्रिप्शन ट्रेडिंग पोर्ट टाउन, ये राइट है, सॉरी रॉन्ग है, आई एम सॉरी, या तो यहाँ पे ये पता था कि इनाम गांव, इसके बारे में पीवाईक्यू एनालिसिस किया तो ये पता था कि यहाँ पे गलत दे रखा है इसका लोकेशन। ओके, एंड देन इनाम गांव महाराष्ट्र, दिस इज राइट, एंड मंगादू केरला, दिस इज राइट। ओके, तो हेयर 2 3, 2 3 ऑप्शन सीधे पता है, सही है ना, ये पता था, गलत है हो गया हमारे, ये वाला रॉन्ग है, ये वाला रॉन्ग है, तो दिस इज राइट। अगर आपको जैसे मुझे क्या था यहाँ पे, आई वॉज नॉट वेरी श्योर इनिशियली अबाउट दिस साइट मंगादू, ओके, बट यहाँ पे ऑप्शंस देखो कैसे हैं। तो कई बार आपको ऑप्शंस हेल्प करते हैं, इन अ वे यूपीएससी हेल्प्स यू टू फाइंड द करेक्ट आंसर। ओके, बहुत ही जेनरस है यूपीएससी, इसमें नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस में आप देखोगे कि आपको हिंट मिल जाता है और आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इफ यू नो कि वन गलत है, ठीक है, जो कि मुझे पता था कि चंद्रकेतुगढ़ वाला जो दिया है वो गलत है, तो वन गलत हुआ, एंड यू नो टू सही है। ठीक है, तो टू यहाँ पे है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड देखने की भी जरूरत नहीं है। सो आई वॉज श्योर अबाउट दिस, बट आई वॉज नॉट श्योर अबाउट दिस, मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रही थी थोड़ी। ठीक है, तो ये वाला साइट मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, बट यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन इस तरह से फ्रेम थे तो आंसर आ गया और आंसर सही हो गया। ठीक है, 56th क्वेश्चन देखते हैं। Who of the following rulers of medieval India gave permission to the Portuguese to build fort at भटकल? तो भटकल फोर्ट वहां पे बनाया था, किसने परमिशन दिया था? यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन था, थोड़ा मैं स्केप्टिकल थी इसमें लेकर के, ऑल्दो फिर लास्ट में आई वेंट विद द पॉपुलर ऑप्शन कृष्णदेव राय, एंड दिस वाज राइट। नाउ
क्वेश्चन नंबर 57, दिस वाज अबाउट कॉर्नवालिस का रेवेन्यू कलेक्शन। अब यहाँ पे ये ना थोड़ा अजीब था बिकॉज रियोत वाली सेटलमेंट की जब बात हो रही थी तो कॉर्नवालिस नहीं थे, बट ये दिया हुआ है इसमें, शायद इसी वजह से क्वेश्चन ड्रॉप हो गया। ये क्वेश्चन और नहीं अटेम्प्ट किया था मैंने और ये ड्रॉप भी हो गया था। नाउ या मे भी किया था, मुझे याद नहीं है, बट आई एम कंसीडरिंग कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि ड्रॉप हो गया था। 58th क्वेश्चन करेक्ट पूछा है अगेन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद्स। उपनिषद्स में पैराबल्स ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब हो ही सकता है ना, आप कैसे बोल सकते हो इतना श्योरिटी के साथ कि है ही नहीं हो पैराबल्स उसमें? तो ये क्रॉस हो गया। उपनिषद्स वर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराणास। वी नो दैट। आपको थोड़ी, जैसे मैं बोलती हूँ कि हिस्ट्री में अगर आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं होती है ना, यू आर नॉट एबल टू मेमोराइज़ अ लॉट ऑफ लिटरेचर वर्क्स, वेरियस ऑथर्स, वो सारी चीज़ें नहीं भी याद हैं, तो कोई बात नहीं, आप बेसिक्स अपने क्लियर रखो। जैसे ये क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए ना, कब आए पुराणास, कब उपनिषद्स आए, कौन से पहले आए, वेदास में भी कौन सा पहले आया कंपाइल, है ना? इस तरह की चीज़ें आपने याद रखनी है बेसिक्स, तो आपका ये क्वेश्चन इसमें यहाँ पे सॉल्व हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे ये चीज़ नहीं पता होती, तो आई वुड हैव देन कन्फ्यूज़्ड बिटवीन टू ओनली एंड नीदर, तो बी और डी में मैं कंफ्यूज हो जाती, बट ये चीजें क्योंकि पता है तो आपका वन गो में आंसर आ गया। फाइन। नाउ कमिंग टू 59th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और करेक्ट हमसे पूछा है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल। आई थॉट की व्हाई नॉट, इंडिया होगा इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का मेंबर। सेकंड इज अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट। ठीक है, अब यहाँ पे आई थॉट कि हाँ बिल्कुल आईजीसी का मेंबर होना पड़ेगा एक्सपोर्ट करने के लिए, तो एक्सपोर्ट करने के लिए होना पड़ेगा, मैंने ये सोच के इधर ये वाला मार्क कर दिया। बट इट इज नॉट अ नेसेसिटी। आप इंपोर्ट भी तो करो ना, आप कितनी सारे कंट्रीज में भेज रहे हो। तो इफ आई वुड थॉट कि मैंने उस टाइम पे आई कुड हैव थॉट कि नहीं, दोनों साइड हो सकती है, तो मैं शायद नहीं मार्क करती या थोड़ा सोच के, तो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। वन ओनली मैंने आंसर यहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, which one of the following was the latest inclusion in the यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज? गरबा डांस वेरी मच इन न्यूज दैट ईयर, और आराम से ये सॉल्वेबल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, बहुत ही ज्यादा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हेल्प करते हैं कि सबने ही किया है, आप भी सही मार्क कर दो एंड टेक अ गुड अमाउंट ऑफ लेवरेज। ओके, देन कम्स अ बेसिक, वेरी बेसिक क्वेश्चन, प्रोविजनल प्रेसिडेंट। बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन कि प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम पे? वी ऑल नो दैट। मार्क, आगे बढ़ो। 62nd में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पूछा है। करेक्ट, ये वाले क्वेश्चन। अब ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो अगर आप गलत करते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा दुख होता है। पॉलिटी बहुत लोग बहुत टाइम पढ़ते हैं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं करने। पॉलिटी में इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा से ही कि ऑलवेज ऑलवेज एम फॉर 85 टू 90% एक्यूरेसी। ठीक है, इतना होना ही चाहिए आपका। 90% एक्यूरेसी मतलब बहुत अच्छी है आपकी पॉलिटी, और ये ट्राई करना चाहिए बिकॉज पॉलिटी इज द पेपर जहां पे यू कैन प्रिडिक्ट, है ना। पॉलिटी के वो मैंने कवर किया था, उसमें मैंने यही बोला था कि पॉलिटी में रिलायबिलिटी बहुत है, तो पॉलिटी के क्वेश्चन ट्राई करने कि उसमें एक्यूरेसी ज्यादा हो एज कम्पेयर टू अदर। Now, it provided for the establishment of an all India federation based on the union of the British Indian provinces and princely states. बहुत अच्छी स्टोरी है, पता है, सही है। देन डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। फेडरल लेजिस्लेचर में कब रखा उन्होंने डिफेंस को, कब रखा फॉरेन अफेयर्स को? नहीं रखा, कभी नहीं रखा, रखते भी नहीं है ना। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। अगर आप थोड़ा सा स्टोरी के साथ एसोसिएट करके लॉजिक लगा करके याद करोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी, है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मुझे याद ही नहीं रहता, इतनी बार पढ़ता हूं मैं। कोई इशू नहीं है, एसोसिएटेड विद सम करंट रेलेवेंस, है ना। आज के टाइम पे भी नहीं है ऐसा कि फेडरल लेजिस्लेचर के साथ में एसोसिएट किया हो, तो जब आज के टाइम पे भी नहीं है, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स भी नहीं करेंगे, तो कैसे हो जाएगा ये, है ना। वन ओनली इज द आंसर एंड दिस इज इट। नाउ 63rd क्वेश्चन, अब यहाँ पे लिटरेचर पूछ लिया है, वर्क पूछा है, प्ले राइट बता दिया है भाषा का। ओके, अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आई वुड से कि मेरे को मतलब आई वॉज एबल टू रिकॉल, आई स्टडीड समवेयर, और मैंने उसको ना वर्ड एसोसिएशन के साथ कुछ कुछ याद किए थे, नॉट ऑल बट कुछ लास्ट के
10 टू 15 डेज़ में ही मैंने कुछ ऐसे काम ना लॉजिक कुछ स्टोरी लगा के कुछ वियर्ड तरीके से याद किए थे। तो यहाँ पे मैंने जब भाषा वाला मैंने किया था ना, तो आई एसोसिएटेड दिस, ऑल्दो ये भाषा है, भाषा करके मैंने इसको एसोसिएट किया था कि माध्यम, मीडियम, भाषा कैसा मतलब कौन से मीडियम से हो आप, तो वो माध्यम क्या है, माध्यम व्ययोग। और इस तरह से मैंने याद किया था, तो ये जब जैसे ही ये क्वेश्चन आया मैंने ऑप्शंस पढ़े, आई कुड रिकॉल कि मध्यम व्ययोग यही है इसका आंसर, एंड आई मार्क्ड इट। ओके, बट हाँ अगेन मैंने सेकंड राउंड में किया था, इनिशियली नहीं किया था। ठीक है, आई वाज नॉट वेरी श्योर, मैंने सिर्फ गोला मार के छोड़ दिया था, मैंने पढ़ा ही नहीं था फर्स्ट राउंड में। मैं इतना मुझे इतना डर लगता है हिस्ट्री के क्वेश्चन से कि मैंने फर्स्ट में इसके ऑप्शंस पढ़े ही नहीं थे। ओके, तो सेकंड में जाके मैंने पढ़ा एंड देन आई मार्क्ड इट, और ये सही हो गया। देन इज संघभूति, एक इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रैवल टू चाइना एट द एंड ऑफ 4th सेंचुरी एडी, was the author। अगेन वर्क पूछा है, वर्क नहीं पता था, नहीं किया मार्क, मैंने रिस्क नहीं लेना है इसमें। ठीक है, इसको मैंने इसलिए कर दिया था क्योंकि भाषा के मैंने पढ़े हुए थे वर्क्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 65, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में पूछा था कि कौन सी प्रॉपर्टी को 2023 में इंक्लूड किया गया है। अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, शांति निकेतन और ये होयसालास, एंड ओनली टू राइट ऑप्शन। चलो आगे 66, एज पर आर्टिकल 368, अब मिक्स हो रहे हैं क्वेश्चंस कुछ, अब पॉलिटी भी आ गया है ना हिस्ट्री के साथ में। तो अब आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ व्हाट, एडिशन से भी कर सकता है, वेरिएशन से भी कर सकता है, रिपील भी कर सकता है। पार्लियामेंट इतनी सारी चीजें करता है, ये भी कर सकता है आराम से। 1 2 3 मार्क्ड इट, मूव्ड ऑन। 67th क्वेश्चन पे आते हैं, कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि फ्रीक्वेंटली मेंशन होते हैं मीडिया में फॉर देयर लो बर्थ रेट्स, एजिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो यहाँ पे अगर आपको इनमें से सारे तो नहीं पता, बट आपको पता है जापान का, साउथ कोरिया का हमेशा हम देख रहे होते हैं कि ये मेंशन होते हैं। इफ वी नो कि 2 4 होना चाहिए, तो 2 4 यहाँ पे ये रहे 2 4, 2 4 आपके पास दो हैं। अब आपको 1 का भी थोड़ा जानना पड़ेगा कि इटली में है या नहीं है ये। ओके, तो इटली भी यहाँ पे आंसर है, फाइन। तो ये क्योंकि मुझे याद था इस वजह से ये मेरा सही हो गया, फाइन। नाउ कम्स 68th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मनी बिल इन द पार्लियामेंट। मनी बिल पे क्वेश्चन आया है और आंसर हमें करेक्ट बताना है। नाउ आर्टिकल 109 मेंशंस स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। मनी बिल्स के रिगार्डिंग है 109, वी नो दैट, स्पेशल प्रोसीजर टिक। मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, फाइन, ऑल राइट। Rajya Sabha can either approve the bill or suggest changes but cannot reject it. This is also true. Then comes amendments to a money bill suggested by the Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha. ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड ये दोनों कितने कॉन्ट्रोडिक्टरी हैं, ये सब हम पढ़ते हैं बेसिक में। तो आराम से आपका 1 2 3 हो गया एंड यू आर डन। और ये जो पिछला क्वेश्चन था ना, सी इन क्वेश्चन में अगर आप दो में डाउट में आ रहे हो ना, तो अगर आपको श्योर है अबाउट वन ऑप्शन, जैसे 1 है यहाँ पे, देन तो यू गो विद इट। बट इफ यू फील कि नहीं, मुझे श्योरिटी नहीं है, यू डोंट वांट टू टेक रिस्क, आपके ऑलरेडी ठीक ठाक डिसेंट अटेम्प्ट हो चुके हैं, देन यू मे स्किप दिस क्वेश्चन, है ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका वो ना हो। सिंस आई हैड दिस नॉलेज कि हाँ इटली में भी ये इशू चल रहा है, तो मैंने मार्क कर दिया। नाउ कम्स क्वेश्चन 69, मार्च करने वाला आ गया, यहाँ पे आ गई हमारे पास मैट्रिक्स। हियर अगेन आई हैड नो नॉलेज, जैसे वो फाइटर एयरक्राफ्ट्स में नहीं था, मुझे इसमें भी नहीं था, तो आई डिडंट मार्क इट। एंड देन क्वेश्चन 78, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट में बता दिया हमें स्टैब्लिश, को इसका मतलब नहीं है। क्वेश्चन मेन क्या है, करेक्ट पूछा है। तो अभी पूछा है कि जब अमेंडमेंट हुई है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की 2002 में, तो काउंसिल में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे हम 1 2 3 इज द आंसर, है ना, ये आंसर है हमारा। मैंने यहाँ पे गलत मार्क किया था, आई मार्क्ड 2 and 4 ओनली, मैंने गवर्नर को ही हटा दिया, तो यहाँ पे एक गलत हो गया था। एंड 71st क्वेश्चन में क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन, वी ऑल स्टडी कि वो 4 ईयर्स होते हैं, 4 सारे पूरे साल हम देखते हैं ना, 53 62 73 देन 2002 वाला। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट, ये भी जो हम, ये वो सारी चीजें हैं जो हम यूजुअली रट रहे होते हैं, तो वहां से ये क्वेश्चन आपको पता है कि आपके 1 2 3 है, एंड मूव्ड ऑन। नाउ 70
थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे आई न्यू अबाउट दिस कि ये तो सही लिखा है यहाँ पे, ये कॉम्बिनेशन सही है। देन आई न्यू कि स्वतंत्र पार्टी का नहीं है ये, है ना, ये गलत है, सोशलिस्ट पार्टी गलत है, बट ये मुझे नहीं ध्यान आ रहा था। ओके, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा था प्रोबेबली, बट देन सेकेंड राउंड में आई कुड रिकॉल कि इनका था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ये हम इसमें पढ़ते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में प्रोबेबली, तो वहां से फिर ये हो गया। ओके, तो ये कुछ ऐसे रेयर क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके जो पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी आ जाते हैं, सॉरी नॉट फ्रॉम पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसके आसपास वाले टाइम से, ठीक है। देन 74th क्वेश्चन, इसमें वही फैक्चुअल क्वेश्चंस आ गए फिर से कि म्यूनिसिपैलिटीज की कौन से वो पार्ट से हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस कौन से पार्ट में है, एंड आपके वो पार्ट वाले, तो यहाँ पे भी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस काफी आए थे इन 2024 और इनकी संख्या काफी ज्यादा थी। अगर इन केस यू फील कि नहीं मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता इसमें, तो यू मे स्किप दैट क्वेश्चंस, आप अपने रिस्क उन क्वेश्चंस में ले सकते हो जहां पे आप वो लॉजिक लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो हम अपने बेसिक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चंस इसलिए हमें अपने स्ट्रॉन्ग रखने हैं, बिकॉज अगर वापस से फैक्चुअल वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो आपको इशू हो सकता है इफ यू डू नॉट रिमेंबर या फिर आपने उस पर फोकस नहीं किया है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आपको पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए था, सारे में पार्ट्स का ही पूछा है, पार्ट्स एक तरह से ये मैप करने का भी आपका ऑप्शन ऐसे आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे पार्ट्स, यहाँ पे वो रखे हुए हैं। तो दिस इज दिस क्वेश्चन आई सॉल्व इन द फर्स्ट गो, है ना, समहाउ मैंने ये पढ़ा हुआ था। 75th क्वेश्चन, हेयर लिस्ट के बारे में पूछा है। ओके, सो आई रेड इट, ए बी सी डी सारे ही पढ़े मैंने, बट समहाउ मुझे थोड़ा सा डाउट था सी और डी में। ये तो मुझे पता था इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की जब बात हो रही होती है, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की, तो ये हमारा, मुझे ऐसे ध्यान आ रहा था कि शायद ये इधर यूनियन या कॉन्करेंट में से किसी में है, तो ये तो नहीं है, स्टेट लिस्ट में तो नहीं है। देन इंटरस्टेट माइग्रेशन, ये भी मुझे था कि स्टेट में नहीं है, इंटरस्टेट माइग्रेशन की जब हम बात करते हैं, इन दोनों में पर्टिकुलरली था। एंड देन सेकंड राउंड में आई वेंट विद क्वारंटाइन वाला ऑप्शन कि हाँ ये हो सकता है यूनियन लिस्ट में, और ये नहीं है हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स का इसमें। तो थोड़ा सा यहाँ पे यू कैन अप्लाई द लॉजिक की, ठीक है, बिकॉज इंटर स्टेट की बात हो रही है और इंटर स्टेट में भी कुछ ऐसी चीजों की बात हो रही है वेयर यूनियन हैज टू बी इन्वॉल्व इन अ मेजर रोल, तो प्रोबेबली वो यूनियन लिस्ट में आएगा। तो जब आप लिस्ट भी पढ़ते हैं, ट्राई टू एसोसिएट सम लॉजिक, है ना, जितना ज्यादा आप लॉजिक एसोसिएट करने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे गवर्नर का टॉपिक न्यूज में है और उसमें आपके हंग असेंबलीज का भी साथ साथ में अभी जैसे चल रहा है तमिलनाडु का, तो इफ यू नो कि किस ऑर्डर में और क्यों है वो लॉजिक, कि प्री पोल अलायंस पे क्यों जाना है, फिर कैसे हमें डिसाइड करना है ना, वो ऑर्डर क्या होते हैं 3-4 लेवल के, और वो सजेस्ट भी किए हैं कमीशन ने, तो आप इन चीजों पे फोकस करो कि हाँ इसमें से क्वेश्चन आता है तो यू विल मार्क इट रॉन्ग, यू विल मार्क इट राइट, है ना, रॉन्ग नहीं होना चाहिए ऐसा वाला। तो अप्लाई सम लॉजिक व्हाइल यू ट्राई टू रिमेंबर। 76th क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही बेसिक रिपीटेड क्वेश्चन, आर्टिकल 21। देन क्वेश्चन 77 यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पूछा है एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब नाउ ये वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं ना, मतलब मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ कि फैक्चुअल क्वेश्चंस एक बार को गलत हो जाएं या फिर आप ना अटेम्प्ट करो चलेगा, बट ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक बार ना रिव्यू में बार बार मैं ये चीज एम्फेसाइज कर रही हूँ कि मैंने जो गलती करी है वो आप वो गलती ना करो जो मैंने पहले करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, I marked it right. Exercise military command over the 3 service chief. But just think, जो भी आपके CDS हैं, है ना, वो एडवाइस के लिए हैं, वो ओवरऑल सुपरविजन के लिए हैं। मिलिट्री कमांड्स के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी हेड्स हैं ना, व्हाई वुड ही और शी गिव द मिलिट्री कमांड। तो उस लॉजिक से ये तो अच्छे से आपका मतलब आपको पता होना चाहिए कि सेकंड तो गलत होएगा ही होएगा, ठीक है, सेकंड आपका यहाँ पे गलत होएगा। 1 सेकेंड, हाँ, तो जब आपको ये पता होता है ना, ये देखो ऑप्शंस ऐसे हैं, सेकंड गलत हुआ, आपका आंसर अपने आप आ गया। तो ये वाले क्वेश्चंस
नहीं गलत कर रहे हैं, ये वाले क्वेश्चंस गलत होते हैं तो बुरा ज़्यादा लगता है, गुस्सा भी ज़्यादा आती है अपने ऊपर। ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं गलत करने कि आप एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, सारी ही स्टेटमेंट्स को। तो यहाँ पे एसोसिएशन क्या लगाना है, आपको सीडीएस के बारे में पता है, सीडीएस की पोस्ट के बारे में पता है, उनकी ड्यूटीज के बारे में पूछा भी है, व्हाट आर द ड्यूटीज, तो ड्यूटी में नहीं है ये, वी हैव अदर पीपल फॉर दिस फंक्शन, ठीक है, तो आपको ये पता है, ये दोनों आपके फिर सही हुए थे। नाउ कम्स 78th क्वेश्चन, ऑपरेशंस अंडरटेकन by the army towards upliftment of the local population in remote areas. Remote areas में to include addressing of their basic needs. ये basic पढ़ा हुआ देखा हुआ ऑपरेशन सद्भावना, that was also in news, तो ये ठीक हो गया। ओके, आर्मी ने लिए थे। ऐसे ऑपरेशंस जो होते रहते हैं आप ध्यान रखा करो, जैसे अभी ऑपरेशन फ्रीडम है ना, दिस वाज इन न्यूज, तो ऐसी चीजों पे आपको थोड़ा सा जब भी आप रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा एम्फेसाइज करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछ चुका है यूपीएससी। Now, 79th question. Longest border between any two countries. Okay. अब when you see the map, आपको वर्ल्ड मैप पूरा ध्यान है, वर्ल्ड मैप जैसे ही आप देखते हो, यू कैन एसोसिएट कि हाँ कनाडा और यूएस का बॉर्डर काफी बड़ा है ना, लेफ्ट में, और भी आपने देखे हैं, तो बाय विजुअल्स यू कैन आंसर दिस, कि ये आपका आंसर होगा। तो ये इस तरह से मैंने मार्क किया। आगे बढ़े, 80th क्वेश्चन, एथिक्स कमिटी के बारे में पूछा है। नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स। इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमिटी, आई डिडंट नो, मुझे नहीं याद है कि एडहॉक कमिटी थी या नहीं थी। अब सेकंड है, ओनली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। एथिक्स कमिटी का पर्पस क्या है, ठीक है, एक तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, सिर्फ लोकसभा का मेंबर करेगा, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता है ना, तो आप ये लॉजिक से आपने हटाया, ये ऐसा ही लॉजिक अगर उस क्वेश्चन में लगा लेते सीडीएस वाले में तो वो भी ठीक हो जाता। ओके, तो ये नहीं है, सेकंड आपका गलत हो गया। सेकंड जैसे ही गलत हुआ आपका आंसर आ गया, ठीक है, आराम से मार्क करो, आगे बढ़ो। 81st क्वेश्चन, 81st में क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में पूछा है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट पढ़ा आपने, बाय नॉलेज यू नो कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, प्रोविजंस विल नॉट कम इनटू इफेक्ट, है ना, 18 से तो नहीं है, एंड दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 इयर्स, वी नो दैट। इसमें भी सेम ही है, वन आपने एलिमिनेट किया, आपका आंसर आ गया। ओके, बस आपको सही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है जो गलत है, और वो सही स्टेटमेंट आपको अपने नॉलेज के थ्रू पता होगी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि एलिमिनेशन की कोई ट्रिक है, देयर इज नो ट्रिक, एलिमिनेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज और लॉजिक विच इज बैक्ड बाय नॉलेज, ठीक है। इस भ्रम में मत रहना आपकी कोई आपको लास्ट 10-15 डेज में ऐसे कोई एलिमिनेशन ट्रिक बता देगा, चाहे वो जीएस हो या सी सैट हो, और आप पेपर सॉल्व कर लोगे, नो, जस्ट रीड द स्टेटमेंट्स विथ सम कॉशन, रीड द स्टेटमेंट्स विथ सम लॉजिक, है ना, खुले दिमाग के साथ में पेपर अप्रोच करना है। द मोर ओपन योर माइंड इज, द मोर काम इट इज, उतना ही अच्छे से आपके क्वेश्चंस हैंडल हो जाएंगे। अब आप देखो इस क्वेश्चन में भी मैंने खुद कितनी गलतियां करी हैं, बट स्टिल आई वाज एबल टू क्लियर द कट ऑफ, और वो भी अच्छे से क्लियर हो रहा है कट ऑफ, ठीक है। तो अब देखो 82nd क्वेश्चन इज अबाउट एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023, करेक्ट पूछा है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया बांग्लादेश नहीं, मित्र शक्ति, मित्रा, मुझे ऐसे मूवी साउथ की मूवी जैसे देखते हैं ना, तो उसमें वो मित्रा वाला जो अलग से एम्फेसिस होता है, तो मुझे ऐसा था कि नहीं बांग्लादेश साइड तो नहीं है, शायद श्रीलंका या किसी और से होगा, और हमने एक्सरसाइजेस भी जब पढ़ी हैं तो मैं ऐसे एसोसिएट करके याद करने की कोशिश करती थी, तो आई न्यू कि नहीं बांग्लादेश तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे भी सेम ही चीज हुई है, अगेन वन जैसे ही आपने हटाया आपका 2, 3, 4 आंसर आ गया, ठीक है। और दूसरी चीज, ये आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, मतलब ये देख रहे हो आप, पहला स्टेटमेंट आपने पढ़ा आपका आंसर आ रहा है, पहला स्टेटमेंट पढ़ के आपका आंसर आ रहा है, क्योंकि आपको पता चल रहा है। तो इन अ वे आई बिलीव, मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है कि यूपीएससी इज समहाउ गिविंग यू हिंट्स। तो अगर आपने सिंसियरिटी के साथ में प्रिपरेशन करी है, अगर आपने अपने आप को बस काम एंड कंपोज रखा है, देन यूपीएससी इज नॉट एलिमिनेटिंग यू, यूपीएससी इज गिविंग यू हिंट्स इन द पेपर इटसेल्फ, ताकि आप वो पेपर आराम से क्लियर कर पाओ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83,
अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। क्यों देते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन? प्रोहिबिशन के बारे में जो हम पढ़ते हैं, प्रोहिबिशन और सर्शियरी, लोअर कोर्ट्स को देते हैं, है ना? तो जैसे ही पढ़ा आपने लोअर कोर्ट्स प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस, आपने मार्क किया। बेसिक क्वेश्चन, एकदम ही बेसिक, ऐसे क्वेश्चंस को तो फटाफट से सॉल्व करना है। फिर 84th क्वेश्चन करेक्ट पूछा है। गवर्नर ऑफ द स्टेट who recognizes declares any community of that state as a scheduled tribe, is it governor or president? तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत होती है। अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट, वो शायद दूसरे स्टेट में ना हो। बेसिक, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या पता होना चाहिए था? अगर आपको फिफ्थ शेड्यूल के बारे में पता है, शेड्यूल्ड मतलब शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में पता है, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, अभी भी टाइम है, आप रिवाइज कर लो। फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, उनमें डिफरेंसेस क्या हैं, कितने मेंबर्स हैं, क्या चीजें हैं, कौन डिसाइड करता है, कौन नहीं करता, ये सारी बेसिक्स आप पढ़ लो, इट विल हेल्प यू। देन कम्स 85th क्वेश्चन विद रेफरेंस टू यूनियन बजट। यूनियन बजट के रेफरेंस में पूछा है, करेक्ट पूछा है। अब इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने आंसर दिया है बोथ 1 and 2 करेक्ट में। मैंने मार्क किया है 2 ओनली, मैंने नहीं, बहुत लोगों ने मार्क किया है वैसे 2 ओनली, बट यूपीएससी ने 1 and 2 दिया है। दिस इज अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बिकॉज आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, ये जो प्राइम मिनिस्टर लिखा है ये गड़बड़ है। यूनियन फाइन, हमें पता है प्रेसिडेंट के बिहाफ पे प्रेजेंट किया जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और हमें ये क्यों पता है? क्योंकि ये एक आर्टिकल में मेंशन है और ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है भाई, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन बैक्ड है कि प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही प्रेजेंट किया जाता है। तो जब प्रेसिडेंट के बिहाफ पे किया जाता है, एंड टेल मी इन द कमेंट्स कि वो कौन सा आर्टिकल है, आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस कि क्या आर्टिकल है वो, ठीक है? आर्टिकल की वर्डिंग्स क्या है? इफ पॉसिबल आप आर्टिकल और उसकी वर्डिंग्स दोनों लिखना, आपकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? आपकी अंडरस्टैंडिंग में वो होना चाहिए, नॉट इन द है ना, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए वो। तो उसमें प्रेसिडेंट मेंशन है, इस वजह से यह गलत हो जाता है। तो इस लॉजिक से मैंने मार्क किया था, बट यूपीएससी ने इसका ये आंसर दे दिया है, ठीक है? तो उनके हिसाब से तो भाई गलत हो गया, नेगेटिव भी जाएगा ये वाला भी। ओके, अब 86 देखते हैं। ऑथर पूछा है द इंडिया वे वाई भारत मैटर्स, इट वाज आल्सो वेरी मच इन न्यूज, डॉक्टर एस जयशंकर, मार्क किया। नेक्स्ट पे आ गए 87th पे, करेक्टली मैच्ड। तो कंट्री देखो आप, अर्जेंटीना, सुदान, तुर्की, और रीजन पूछा है कि व्हाई इट वाज इन न्यूज, व्हाई इट वाज इन न्यूज। अब सुदान में वॉर बिटवीन द कंट्रीज रेगुलर आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्स, दिस आई न्यू। टर्की में रिसेंडेड इट्स मेंबरशिप ऑफ नेटो, लग रहा था, मेरे को लगता था अर्जेंटीना का वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, ये मुझे नहीं पता था। और फिर मैंने इसमें रिस्क भी नहीं लिया, मैंने नहीं किया इसको सॉल्व। मैंने कहा छोड़ो, पैर वाले ऑप्शंस में थोड़ा सा रिस्की रहता है ज्यादा, तो मैंने नहीं लिया, ठीक है? नाउ 88th क्वेश्चन, सुमेध पाइपलाइन, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, तो आई डिडंट मार्क इट, इसको छोड़ दिया। आंसर इसका, दोनों स्टेटमेंट सही है, दूसरा पहले को कर रहा है। अब हाँ, ये ऐसे ये भी न्यूज में ही रहा होगा प्रोबेबली, तभी वो पूछा है उसने, ठीक है? नाउ 89th क्वेश्चन, करेक्ट अगेन, द रेड सी। ये क्वेश्चन भी रेड सी का ही था, पिछला वाला देखो, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, है ना? अभी भी ये एरिया न्यूज में है, तो प्लीज रिवाइज इट बिफोर गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। नाउ करेक्ट, ये जो रेड सी का पूछा है, रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, दिस आई न्यू कि ये तो सही है ना? रेड सी में बहुत ही कम प्रेसिपिटेशन होती है। देन नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स, दिस आई थॉट कि नो वाटर में बी, है ना, कुछ अमाउंट भी आता होगा मे बी, ये मुझे फैक्ट था एक्चुअली, दिस इज अ फैक्ट। दिस फैक्ट अगर आपको, इफ यू नो दैट, तो आप मार्क कर दोगे, नहीं पता तो फिर यही वाला लॉजिक लगाओगे आपकी वो एक्सट्रीम है, तो एक्सट्रीम के अकॉर्डिंग हम मार्क कर देते हैं। तो आई मार्क्ड 1 ओनली, आंसर इज बोथ 1 and 2, तो दिस वाज, है ना, दिस वाज रॉन्ग। नाउ 90th क्वेश्चन, according to EPA, which one of the following is the largest source of sulfur dioxide emission? सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन, अब इसमें जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, जब भी हम एमिशंस की बात करते हैं, एमिशंस में भी क्वेश्चन हमने देखा था 25 में आया था गेस, इलेक्ट्रिसिटी और हीट,
ये मेजर सोर्स ऑफ एमिशंस हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम कहाँ से मेजरली प्रोड्यूस करते हैं? वी प्रोड्यूस इट फ्रॉम द पावर प्लांट्स। तो पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, मैंने मोस्ट अप्रोप्रिएट लेके मैंने चला, तो मुझे यही लगा कि पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स होगा और दिस इज द आंसर। तो आप हमेशा जब भी ऑप्शंस पढ़ते हैं, जब आप स्टेटमेंट्स देख रहे होते हैं, देन गो विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, लिंक इट विद सम डेटा। तो मैंने किससे लिंक किया? पावर प्लांट्स को इलेक्ट्रिसिटी और एमिशंस से, एंड आई मार्क्ड इट in the first go itself. Now, 91st question. ये जो मैं इस तरह के क्वेश्चंस मार्क कर रही हूँ, आई एम टेकिंग अ रिस्क, एंड वो रिस्क मैंने कैसे लिया? अपनी नॉलेज पे। ओके, नाउ स्टेटमेंट 1-2 और करेक्ट पूछा है। देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन द साहेल रीजन। ठीक है, न्यूज के अकॉर्डिंग पता है साहेल रीजन में देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर्स, coup डिटैट इन सेवरल कंट्रीज ऑफ द साहेल रीजन। दिस वाज आल्सो इन द न्यूज। तो ये दोनों ही ठीक है। ये स्टेटमेंट उसको एक्सप्लेन कर रही है ना, कि क्यों है इंस्टेबिलिटी और वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन। तो ये आराम से हो गया, एंड देन आगे बढ़ते हैं। 92nd में क्या है? इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूएसए। क्यों नहीं करता भाई? इंडिया करता है, एप्पल क्यों नहीं करेगा इम्पोर्ट? कर भी सकता है। तो ये वहीं से गलत हुआ, आंसर आ गया डायरेक्टली। इसमें तो मतलब क्यों ही बना दिया, ये तो मजाक वाला क्वेश्चन हो गया। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि मतलब आपको लगता है कि ये सच में ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ओके, तो कोई बात नहीं, ठीक है, हेल्प हो गई, सॉल्व हो गया। नाउ इसको आप आगे के लिए देख सकते हो कि इंडिया में द लॉ प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट ऑफ जीएम फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब मुझे आप ये बताओ कमेंट्स में कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन सी है ना, कौन सी वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। ओके, दिस इज योर होमवर्क। नाउ क्वेश्चन 93, स्पीकर पे क्वेश्चन है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, है ना। वाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर, जब रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होता है स्पीकर का, तो क्या होता है अंडर कंसिडरेशन? करेक्ट पूछा है। ही और शी शैल नॉट प्रिसाइड, दिस इज राइट। शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, ऐसा तो नहीं है, राइट टू स्पीक तो होता है, तो ये गलत हो गया। अब आपका ये जब गलत हो रहा है, देखो अगेन आ गया वो क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट गलत हो रहा है और आपका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है? shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance, फर्स्ट इंस्टेंस, तो गलत है ये। ओके, यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, बट हाँ सेकंड जब आपका गलत है और आपका आंसर आ जा रहा है तो क्यों इतना सोचना, आगे बढ़ो, है ना। 94th वाले में आ जाओ। इंडियन पार्लियामेंट, अब करेक्ट क्या है? अब बिल पेंडिंग इन दी लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन, है ना। लोकसभा से जो भी चीजें ओरिजिनेट होती हैं और वो अटक जाती हैं कहीं पे जाके, वो लैप्स हो जाती है। दिस इज द लॉजिक, क्योंकि हमें सब कुछ थोड़ा याद रहेगा, एक एक स्टेटमेंट हम नहीं याद कर सकते, कुछ लॉजिक एसोसिएट करना पड़ेगा। देन बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा, मैंने बोला ना लोकसभा से जो बिल ओरिजिनेट हो रहा है और अटक जा रहा है कहीं पे जाके, जैसे राज्यसभा में जाके वो पेंडिंग है, दिस लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो ये भी सही हो गया उस लॉजिक के हिसाब से, इसी लॉजिक से याद किया था मैंने। देन थर्ड, अ बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड, जहां पे उन्होंने समन कर दिया हाउसेस को जॉइंट सिटिंग के लिए। अब क्योंकि प्रेसिडेंट ने बोल दिया है भाई, प्रेसिडेंट ने बोल दिया जॉइंट सिटिंग के लिए, तो लैप्स कैसे होगा? लैप्स नहीं होगा ये। ओके, ये हमने पढ़ा हुआ है कि प्रेसिडेंट ने बोला है जॉइंट सिटिंग होगी, तो ये डज नॉट लैप्स, डज नॉट लैप्स, तो ये गलत हो गया। आंसर आ गया हमारा 1 and 2। ओके, आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चंस भी गलत नहीं करने हैं, और ट्राई करिए ऐसे ही कोई ना कोई लॉजिक लगा के आपको याद करना है ना। नॉलेज को आप सीधे सारी चीजें रट नहीं सकते। देन 95th क्वेश्चन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और क्या चीजें करेक्ट है। नाउ प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस, बिना एडवाइस के नहीं होता ऐसा, तो ये मैंने कैंसिल किया। और फिर आपका आंसर यहाँ पे क्या है? 2 and 3 में 2 पढ़ने की जरूरत है। Prorogation of a house is generally done after the house is adjourned, sine die, but there is no bar to the president of India in prorogating the house which is in session. Obviously, there is no bar. जब आएगा, जब एडवाइस है ना, कंसल्टेशन हो जाएगी तो प्रोरोग कर देंगे, कॉमन है, सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 2 सही है, तो 2 और 3 हमारा आंसर आ गया। थर्ड आपकी मर्जी, आप देखना चाहो। डिसोल्यूशन is done by president of India save in सब exceptional circumstances does so on the advice। ठीक है, बेसिक है ना, ये भी आराम से हो गया।
देन 96th क्वेश्चन, यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। ओके, प्रोबेबली नेट जीरो को तो उसने काफी टाइम से बोला हुआ है, इंडस्ट्री एक्ट है, ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं, ईयू इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040। अब यहाँ पे ना ईयर मुझे लगा कि गलत है, तो मैंने ये गलत मार्क किया, और जैसे आपको ये दो स्टेटमेंट में जैसे ही एक स्टेटमेंट आपकी गलत होती है, यू गेट द आंसर, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, आंसर हो गया। ओके, आंसर ये डन। नाउ कम्स 97th क्वेश्चन, recently Venezuela has achieved a rapid recovery from its economic crisis, succeeded। भाई वेनेजुएला में जो क्राइसिस था, अगर रैपिड रिकवरी होती तो न्यूज में होता, मुझे पता होता। गोइंग बाय दिस कॉन्फिडेंस, है ना, कि नहीं मुझे नहीं पता मतलब नहीं हुआ ऐसा, है ना, ये तो फिर वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाता, भाई इतने बड़े क्राइसिस के बाद में रैपिड रिकवरी हो रही है, तो दिस इज रॉन्ग। और फिर से हमारा एक रॉन्ग हुआ, तो हमारा आंसर आ गया, वेनेजुएला हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, दिस इज फैक्ट, है ना, फैक्ट नहीं भी पता तो यहाँ पे हो गया। तो यूपीएससी ने एक तरह से हेल्प ही कर दिया आपको आंसर लाने में। 98th, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, यहाँ पे करेक्ट पूछा है। नाउ टू इम्प्लीमेंट द स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% फंडिंग, 100% फंडिंग देता है, वी नो दैट। ये स्कीम के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये स्कीम किस लिए थी, लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन पे। दूसरा, अंडर द स्कीम कैडेस्ट्रल मैप्स आर डिजिटाइज। नाउ आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस टर्म कैडेस्ट्रल मैप्स, बट दिस इज मतलब इतना स्पेसिफिक टर्म दिया है तो प्रोबेबली, है ना, उसी से रिलेटेड होगा। और कैडेस्ट्रल मैप्स होते भी मैप मतलब आपके लैंड एरिया से रिलेटेड है, तो मैंने मान के चला कि क्योंकि ये ऐसा टर्म दिया है अजीब सा, तो ठीक ही होगा स्कीम में। अब स्कीम के अंदर हम इतना डिटेल में टर्म्स वगैरह तो पढ़ते नहीं है, तो आई वेंट विद इट कि हाँ ठीक होगा ये। इनिशिएटिव हैज बीन अंडरटेकन टू ट्रांसलिटरेट रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स लोकल लैंग्वेज से टू एनी ऑफ लैंग्वेज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज करी है। ये भी ऑब्वियस लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ गलत हमें तो मिल नहीं रहा गलत, तो बस दिस इज, है ना, कॉमन सेंसिकल लॉजिक से ये ठीक लग रहा है, ये नॉलेज से ठीक लग रहा है। और ये इसलिए ठीक लग रहा है, इसका पीछे लॉजिक है कि स्कीम के अंदर इतना कौन देखता है, प्रोबेबली ठीक होगा। मैप्स की बात तो होगी ना लैंड्स में, बिना मैप्स के कैसे कर लोगे आप डिजिटल। ओके, तो लैंड रिकॉर्ड्स के लिए मैप्स की जरूरत, 1 2 3 आंसर डन। नाउ कम्स 99th क्वेश्चन, हियर स्कीम अगेन आ रही है, ये सारे स्कीम्स पे क्वेश्चन थे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसमें अब आंसर इज टू ओनली, है ना। अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टेन स्पेशलिटीज कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड सर्विसेज एट नियर बाय गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज। दिस इज अ पॉजिटिव इनिशिएटिव, और ऐसे पॉजिटिव इनिशिएटिव्स को हमें लेट डाउन नहीं करना चाहिए, ये ठीक होगा। तो ठीक है, ये तो फाइन है। अब पहला वाला क्या है, दिस स्कीम गारंटीज अ मिनिमम पैकेज कितना, ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विसेज जो आपके पहले होते हैं टू विमेन, अपने जो आपके बर्थ से पहले होते हैं एंटीनेटल केयर सर्विसेज, उसमें वुमेन को सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मिनिमम दे रखा है, मिनिमम पैकेज में सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर एंड 6 months पोस्ट डिलीवरी इन एनी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है, एनी। अब ये प्रोबेबली मुझे आई थॉट कि ये ठीक है, इतना देते हैं इस स्कीम में देते होंगे, तो मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी। आई वुड नॉट हैव अटेम्प्टेड दिस, है ना, अगर मैंने थोड़ा वहां पे थोड़ा और सोच लिया होता, बट मैंने फिर अटेम्प्ट किया था और ये मेरा गलत हुआ था। देन कम्स 100th क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसमें भी अगेन बहुत ही बेवकूफी, मतलब आप देखो कि जो मैंने गड़बड़ किए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव मार्क्ड विद सम ऐसा, मतलब छोटी सी बात, या तो मैंने फैक्ट्स में ओवरलुक कर दिया मैंने फैक्ट्स को, या फिर ओवर थिंक कर दिया है किसी स्टेटमेंट को लेकर के, यही दो मेनली मेरे मिस्टेक्स रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैंने फैक्ट ओवरलुक कर दिया, यहाँ पे एंट्री एज ग्रुप 21 to 40 गलत है, ये इट्स 18 to 40। और जैसे ही आप इसको करोगे आइडेंटिफाई कि फर्स्ट गलत है, तो आपका फर्स्ट दो ऑप्शंस यहाँ चले गए, ठीक है, एंड यू आर लेफ्ट विद कि 3 वाला देख लो आप, जस्ट 3 वाले को पढ़ो आप और आपका आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव अ मिनिमम पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। 60 प्लस आप हो गए तो आपको 3000 मिनिमम पेंशन मिलेगी, ये मिनिमम है ना, कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन का भी है, तो मिनिमम लेकिन इतना है, और ये बात सही है। ओके, ये बात सही है। तो ये मैंने ये इसका आंसर ये वाला होगा। मैंने कौन सा मार्क किया था, मैंने प्रोबेबली इन्हीं दोनों में से कोई किया था, आई थिंक शायद ए किया था,
8 specific contribution shall be made by the beneficiary. हाँ, मतलब हाँ, मैंने प्रोबेबली ये वाला कर दिया था मार्क। द आंसर इज दिस। ओके, तो ऐसे फैक्ट्स ओवरलुक करके गड़बड़ नहीं करना है। ओके, सो एक बेसिक अभी देख लेते हैं मैंने कितने मार्क किए थे। आप लास्ट वाले में भी पूछ रहे थे। लास्ट में मैंने इसलिए इतना स्पेसिफाई नहीं किया था बिकॉज दैट पेपर आई अटेम्प्टेड आउटसाइड द एग्जाम हॉल। मैंने वो दिया नहीं था एग्जाम हॉल में। मैंने ये वाला पेपर लास्ट दिया था एग्जाम हॉल में, तो उसमें जितने भी मैंने अटेम्प्ट किए नहीं किए मैं उसको इतना सीरियसली नहीं ले रही। यहाँ पे देखो आप कितने मैंने किए थे। तो टोटल मैंने 84 किए थे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मैंने 84 किए थे। फर्स्ट आइटरेशन में आई कुड सॉल्व 59, है ना, नॉलेज और लॉजिक के बेसिस पे, जिसमें से मेरे 50 सही हुए थे, 9 गलत हुए थे। और ये जो गलत हुए थे, आपने गलतियां तो मेरी देखी ही 9, है ना, जो भी थी फर्स्ट गो में मैंने करी थी, बहुत ही फालतू गलतियां थी वो। सेकंड आइटरेशन में मैंने 25 क्वेश्चंस किए थे और इसमें भी 12 सही 13 गलत। ओके, टोटल कितना हो गया? 22 क्वेश्चंस मैंने गलत किए थे। ओके, 84 में से 22 क्वेश्चंस मैंने गलत किए थे और बहुत ही फालतू वाले गलत किए थे। मतलब उसमें से भी मुझे ऐसा लगता है कि 22 में से प्रोबेबली 50% मैं सही कर सकती थी, थोड़ा सा और ध्यान से, थोड़ा और अच्छे से कर लेती। तो मार्क्स कितने आए थे? हाँ, मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्स वर अराउंड 105 आई गेस, या 107 था, पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट ऐसे ही थे, मतलब इतने थे आई गेस। तो और बाकी यूपीएससी ने क्या किया था, एक क्वेश्चन तो इन्होंने रॉन्ग आंसर दिया था, कंट्रोवर्शियल वाला, वो दैट बजट वाला क्वेश्चन, ठीक है। देन 3 क्वेश्चंस यहाँ पे ड्रॉप हुए थे। इसमें से प्रोबेबली मैंने 1-2 किया हो, बट वो ड्रॉप हो गए तो कोई मतलब नहीं है। जितने मार्क हुए हैं, जितने आंसर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग इतने मैंने किए थे प्रोबेबली। 84 तो मैंने कंफर्म किए ही हैं, राइट। ये एक क्वेश्चन यहाँ से सही हो सकता था, है ना, अगर वो मार्क कर देते सही, तो इसके हो जाते हमारे +2, है ना, 2.83, इसके +2.83 हो जाते। और इसमें से भी जो ये जो 22 क्वेश्चंस मैंने गलत किए हैं, अगर 11 होते, है ना, तो ये और मार्क्स बढ़ जाते। बट ये मार्क्स जो आए हैं, डू यू फील कि दिस मच इज फाइन और ज्यादा? बट हाँ, एनीवेज मेरे लिए इट वाज फाइन बिकॉज आई कुड क्वालिफाई, है ना, मेंस लिखना है, उसके मार्क्स इतने ज्यादा जुड़ते नहीं है। बट येस, फॉर इम्प्रूवमेंट आई वुड ऑलवेज ऑलवेज कंसीडर कि हाँ, ये मार्क्स और बढ़ाए जा सकते थे और अच्छे से पेपर दिया जा सकता था। और आपको भी ऐसे ही सोचना है जब आप एफएलटीज देते हो, मॉक्स देते हो, आपको अपने जो भी आपने मिस्टेक्स किए हैं उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको सोच के गिल्ट में नहीं जाना, रिग्रेट भी नहीं जाना है। जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव, जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई कि आप उस समय क्या सोच रहे थे, क्या किस वजह से आपने उस क्वेश्चन को गलत किया एग्जैक्टली, ठीक है। वर यू ओवर थिंकिंग, है ना, या फिर आपने कुछ ओवर लिख किया, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, कोई इसीलिए मिस्टेक कर दी, करेक्ट का इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, है ना, इनकरेक्ट अगर पूछा था तो, या फिर आपने पढ़ा स्टेटमेंट, फाइनल भी किया, लेकिन ओएमआर पे गलत मार्क कर दिया। ओके, सो ट्राई टू एनालाइज योर पेपर विदाउट जजिंग योर सेल्फ, है ना। इस टाइम पे स्पेशली लास्ट अभी जो दिन बचे हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली 12 to 13 डेज, राइट, इस टाइम पे अभी आपको बिल्कुल भी अपने आप पे, है ना, जजमेंट नहीं देना है अपने आप को लेकर के। यू जस्ट नीड टू इम्प्रूव। अभी भी अगर मुझे पेपर देना हो तो मैं अपनी इंप्रूवमेंट्स पे फोकस करूंगी, ना कि अपने आप को उल्टा सीधा बोलना। सो सेल्फ सैबोटेज इज गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर यू, है ना। इट कैन हैम्पर ऑल योर प्रिपरेशन। आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी होगी, बट इफ यू डू नॉट टेक इट पॉजिटिवली, इफ यू डू नॉट प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स, है ना, एंड रिड्यूस योर वीकनेसेस, तो आप अपने अटेम्प्ट को रिस्क पे डाल रहे हो, और ये मैं नहीं चाहती। इसलिए ये पेपर डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम रियल टाइम सिनेरियो को समझ पाए और वहां से सीख के हम ये देख पाए कि यस, आई ऑल्सो कैन सॉल्व द पेपर इजिली, आराम से, है ना। बस गलतियां कम करनी है हर दिन, बस अपने आप को ये ध्यान देना, बार बार याद दिलाना है कि गलतियां कम करनी है, हर दिन गलतियां कम करनी है। और पेपर में भी सेम चीज, गलतियां कम करनी है, गलतियां कम करनी है। जितनी कम गलतियां करोगे आप, उतने कम आपके नेगेटिव होंगे और उतने अच्छा आपका स्कोर आएगा। फाइन, सो आई होप यू आर एबल टू टेक some things out of it, है ना, something, and I hope this session has helped you. Let me know in the comments, and do comment about the article and the competent authority, and I'd be waiting for your engagements.
देन नेक्स्ट हम 23 का पेपर भी करेंगे। आपने कहा था मैं पक्का करूँगी उसको एंड आई विल शेयर कि वहाँ पे भी मैंने कितने क्वेश्चंस किए थे मैंने और किस तरह से सॉल्व किया था वो पेपर उस टाइम पे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।